बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, ये है जम्मू कश्मीर डिजिटल, आप देख रहे हैं शहजाद राठौर शो। नाजरीन, आज मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं सीनियर साफ़ी तजियाकार अमर महबूब साहब और एजाज़ अब्बासी साहब। नाजरीन, आज हम बात करेंगे कि चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर की अदम तैनाती के ख़िलाफ़ हाई कोर्ट में एजाज़ खटाना साहब, जो मुस्लिम लीग नून के रहनुमा और उम्मीदवार असम्बली हैं, उन्होंने एक रिट दायर की थी जिसे हाई कोर्ट में समाअत के लिए मंजूर कर लिया गया है। इस पर क्या पेशरफ्त हुई, क्या डेवलपमेंट हुई, इस पर हम बात करेंगे। इसके अलावा हम बात करेंगे सोकासन, जो भिम्बर जो यूनियन कौंसल है वज़ीर आज़म की आबाई, वहाँ पे वज़ीर आज़म चौधरी अनवार उल्लाह के जो लोग हैं, उनके हमायती लोग, उन्होंने अपने मुखालफिन का जीना अज़ाब बना दिया है, जीरन कर दिया है। हम बात करेंगे कि आखिर क्या इक़दाम उन्होंने उठाए और ये लोग जो सियासी मुखालफिन हैं, इनके साथ क्या सलूक किया जा रहा है, इंतकाम का निशाना कैसे बनाया जा रहा है। इसके अलावा हम बात करेंगे कि अवामी एक्शन कमेटी को तकसीम करने के लिए हुकूमत ने जो हिकमत अमली इख्तियार की है, क्या वो इसे तकसीम कर पाएगी। अवामी एक्शन कमेटी के कौन कौन से रहनुमाओं के ख़िलाफ़ कार्रवाइयाँ की जा रही हैं, क्या हुकूमत अवामी एक्शन कमेटी को 29 सितंबर से कब्ल तोड़ने में कामयाब हो जाएगी, इस पर हम बात करेंगे। और इसके अलावा हम बात करेंगे कि मुस्लिम लीग नून के रहनुमाओं राजा फारूक हैदर साहब और शाह गुलाम कादर साहब की मुख्तलिफ मौके पर तकारीर सामने आई हैं कि निज़ाम को ख़तरा है। हम बात करेंगे कि आखिर निज़ाम को किस से ख़तरा है, क्योंकि कौन सा ऐसा नया निज़ाम लाने की कोशिश की जा रही है जिस पर ये नून लीगी रहनुमा चीखो पुकार कर रहे हैं। इसके अलावा हम बात करेंगे कि साबिक़ मेंबर कश्मीर कौंसल और वज़ीर आज़म चौधरी अनवार उल्लाह के साबिक़ इत्तेहादी राजा अली ज़ुल्करनैन, जो साबिक़ सदर जनाब राजा ज़ुल्करनैन खान साहब के फ़र्जंद हैं, उन्होंने एक ख़िताब किया और चौधरी अनवार उल्लाह की शदीद मुखालफत का उन्होंने ऐलान किया। सबसे पहले तो हम आपको जनाब राजा अली ज़ुल्करनैन साहब की गुफ्तगू सुनाएंगे, उन्होंने क्या गुफ्तगू की, उस पर बाद हम इस पर बात करेंगे। जी जी, राजा अली ज़ुल्करनैन साहब ने बेसिकली इख्तलाफात उनके जो वज़ीर आज़म चौधरी अनवार उल्लाह के साथ थे, क्योंकि गुज़श्ता इलेक्शन में इन दोनों के दरमियान ये तय हुआ था कि इस मरतबा वज़ीर आज़म चौधरी अनवार उल्लाह इलेक्शन लड़ेंगे, लेकिन अगले इलेक्शन में राजा अली ज़ुल्करनैन इलेक्शन लड़ेंगे। इन दोनों के दरमियान मायदा हुआ था, लेकिन जब वज़ीर आज़म चौधरी अनवार उल्लाह जब अचानक किसी हादसे की सूरत में वज़ीर आज़म बन गए, तो वो अपने जो उनके जो वादे थे उनसे उन्होंने इनहराफ कर लिया था और उन्होंने इनकार कर दिया था, जिससे राजा अली ज़ुल्करनैन साहब को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ा था। और हल्के के अंदर भी राजा अली ज़ुल्करनैन को अताब का निशाना बनाया, उनके साथियों को, उनकी बरादरी के लोगों को ख़ास तौर पर, जैसा कि हमने देखा कि किस तरह उन्होंने साबिक़ वज़ीर आज़म ने, जो साबिक़ SSP इरफान सलीम हैं, जो इन्हीं की बरादरी से तल्लुक़ रखते हैं, जो साबिक़ सेक्रेटरी थे जो इन्हीं की बरादरी से तल्लुक़ रखते थे, राजा अमजद परवेज़ साहब, उनके साथ किस तरह का सलूक किया गया वज़ीर आज़म की जानिब से और किस तरह तज़लील की जाती रही इन आला अफसरान की। तो राजा अली ज़ुल्करनैन साहब और उनकी बरादरी और उनके चाहने वाले लोगों ने ये उन्हें कह दिया था कि जी हम ज़्यादा अरसा अनवार उल्लाह के साथ नहीं चलेंगे, और अनवार उल्लाह ने भी उनके साथ अच्छा सलूक नहीं किया। इस वजह से जो है ना, ये आज मुखालफत इस नहज पर पहुँच चुकी है कि राजा अली ज़ुल्करनैन ने क्लियर कट कह दिया कि अब वो वज़ीर आज़म के साथ ज़्यादा नहीं चलेंगे। अब मैं आता हूँ अमर महबूब साहब की तरफ। अमर महबूब साहब, ये जो मामला है, आप क्या समझते हैं कि राजा अली ज़ुल्करनैन साहब की इस मुखालफत की वजह से अनवार उल्लाह को क्या असर पड़ेगा हल्के के अंदर? सच बात है कि उन्होंने वादा तो खैर किया ही था कि एक बार एक ने इलेक्शन लड़ना है, दूसरी बार दूसरे ने इलेक्शन लड़ना है, लेकिन ये उससे ज़्यादा जो ख़राबी हुई है वो ये हुई है कि इन्होंने जब अनवार उल्लाह साहब जीत गए तो अनवार उल्लाह साहब ने जो उनका वोटर था राजा अली ज़ुल्करनैन साहब का या राजा ज़ुल्करनैन साहब का, उसे उन्होंने ओवरलुक करना शुरू कर दिया और नज़रअंदाज करते करते उनके ख़िलाफ़ इक़दाम उठाने शुरू कर दिए और उन्हें लोकली जो है वो सियासी इंतकाम का निशाना बनाना शुरू कर दिया। अगर इसके आप हिस्ट्री में देखें तो उन्होंने चार इलेक्शन लड़े हैं अनवार उल्लाह साहब ने, 2 इलेक्शन जीते हैं, 2 इलेक्शन आ रहे हैं। वो चारों के चारों जो है वो बेसिकली राजा ज़ुल्करनैन साहब की जो शफ़क़त थी, उनकी जो मेहनत थी या जो उनका वोट था, उसके सदक़े वो असम्बली में पहुंचते रहे। और आखिरी बार जब उन्होंने इसे राजा ज़ुल्करनैन साहब के वो किया, तो आप जो आखिरी इलेक्शन राजा ज़ुल्करनैन साहब ने लड़ा है, उस वक्त राजा ज़ुल्करनैन साहब की उम्र 88 साल थी और आज जो है वो राजा ज़ुल्करनैन साहब की उम्र 92 साल से ज़्यादा है। तो 88 साल की उम्र में राजा ज़ुल्करनैन साहब जो है वो सोटी लेके जो है वो अपने बड़े बड़े अनवार उल्लाह के हक में वोट डालने के लिए वो जाते रहे हैं। और उसके बाद इन्होंने क्रैश किया
और फिर एक ऐसी स्टेज आई कि लोगों को बताया गया कि जी जो जो लोग अली जुल्करनैन का साथ देंगे, इन्होंने कोशिश की कि ऐसी हिकमत अमली बनाई जाए कि लोगों को राजा जुल्करनैन से और अली जुल्करनैन से तोड़ लिया जाए। उसी के हवाले से जब आप ये देखें कि अभी ये जो सारा जो एपिसोड है जिसमें आज गुज़श्ता रोज़ राजा अली जुल्करनैन साहब ने लंदन में जो है वो एक अपने एजाज़ में दिए गए इस्तकबालिया में उन्होंने बड़ा ही सख्त गिर किस्म का ख़िताब किया, और उससे पहले जैसे ये गए हैं दुबई पहुँचे नहीं थे तो अनवारुल हक साहब ने यह किया कि उनके जो चाहने वाले लोग थे या जो राजपूत कबीले के लोग थे बिम्बर के अंदर, उनके लोगों को वफ्द को एक बुलाया, और वही लोग जिन्हें वो 4-4 घंटे पहले बिठाते होते थे अब उन्हें जो है वो अली जुल्करनैन साहब की मुखालफत के उसमें उन्हें जो है वो गैर मामूली जो है वो प्रोटोकॉल दिया गया कश्मीर हाउस में। पहले इसी तरह अब्बास अफसरान है, एक इनाम साहब हैं, उन्हें वो कहा गया कि अगर आप कमिटमेंट करते हैं तो उन्हें वो प्रमोट करने के लिए तैयार हैं। राजा इम्तियाज़ साहब थे, कुछ पंजेड़ी के लोग थे। मैं ये एक जो 2-3-4 जो तस्वीर थी जिनमें ख़ास तौर पर राजपूतों को जो है वो टारगेट करके इकट्ठा किया गया था, तो ये बेसिकली हिकमत अमली थी जिसके रद्द अमल में जो है वो उन्होंने किया। और आज तो अली जुल्करनैन साहब ने बड़ा ही जो है वो कैटेगोरिकली कह दिया है कि जी मेरी ज़िंदगी की सबसे बड़ी गलती थी जो मैंने अनवारुल हक को सपोर्ट किया। और एक उन्होंने खासी जो है वो उनके में 3-4 क्लिप्स जो है वो सुने हैं, पता नहीं क्या वजह, कुछ शायद फनी खराबी है जिसकी वजह से वो अभी तक चल नहीं सके। लेकिन वो जो जी ये नाज़रीन हम सुनते हैं कि राजा अली जुल्करनैन साहब ने लंदन में अपने जो चाहने वाले लोग थे उनसे क्या खिताब किया। जी सारी जिंदगी अपने वालिद साहब ਨੂੰ ਤੱਕਿਆ, 2 ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਤਰੇ ਆਪਣਾ 2 ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਤਾਰਿਕ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਲੜਾਏ, 4 ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਅਨਵਾਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਲੜਾਏ। ਤਾਰਿਕ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਅਨਵਾਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਤਾਂ ਯਕੀਨ ਕਰੋ, ਤਾਰਿਕ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਤਾਂ ਫੋਟੋ ਆਪਣੇ ਆਪ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਇਹ ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਇਹ ਕਿ ਆਪਣੇ ਮੋਢਿਆਂ ਤੇ ਚੁੱਕ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਅਨਵਾਰ ਹਕ ਨੂੰ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜਾਇਆ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਜਿਤਾਇਆ ਵੀ ਹੈ। लेकिन आज हम किधर हैं सारे? इक़्तिदार मिला, हमारे सामने जो चीज आई है, ये चीज का तो हमने किसी को भी तस्वर नहीं था। आज तो सारे बड़ी आसानी से कहते हैं कि जी अली की गलती है, अली ने सानू मरवा दिता, इसके आगे असा वोट दिते ने। और यार कदे तुसा ये भी सोचा है कि उस अली नाल क्या कीता? ये गल कदे तुसा सोची है? 4.5 साल हो गए, मैं इतना यकीन करो कि मैनू नहीं सी पता कि मेरे जितना हौसला अल्लाह पाक ने मैनू दिता है। मुझे नहीं था ख्याल कि मैं इतने हौसले से 4.5 साल गुजारूंगा। बहुत सारे जब मैं खास तौर पर जमींदार बरादरी के लोगों के पास जाता था वो कहते थे जी एक बारी तुझे वज़ीर आज़म नाल गल करो। मैं कह जी गल है 3 बारी मैं इस्लामाबाद जाके बैठा, मैनू एक बारी भी चॉइस साहब ने टाइम नहीं दिता। जे तुसी लोग समझते हो वज़ीर आज़म साहब को जाना चाहिए तुसी जाओ, मैं वज़ीर आज़म को नहीं जाऊंगा। मेरे को गलती हुई सी 4 नवंबर 2024 ਨੂੰ कर ली जा, बहुत बड़ी मेरी जिंदगी की सियासी गलती सी। ए मिजाज है भिंबर दा। आज सानू को दसदा है जी कोई बंदा आखदा है कि मेरे को फॉर्म 47 है, मैं अंके जाके फातिहा क्यों आखनी है? ये भुल जाओ, ये भिंबर है, ये याद रखो मेरी गल। फॉर्म 47 ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਬੋਝੇ ਨਹੀਂ ਟਿਕਾ ਰਵੇਗਾ ਤੇ ਉੱਥੇ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਦੁਆ ਪੈ ਜਾਏਗਾ। ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ याद रखो। जी अमर महबूब साहब आपने सुना, उन्होंने कहा कि ये मेरी गलती थी ज़िंदगी की, तो आप क्या कहते हैं कि अब आगे अनवारुल हक साहब के साथ? देखिए ना, एक तो मैं कह रहा हूँ कि जैसे ही अनवारुल हक साहब ने देखा कि ये गए हैं तो फिर उन्होंने एक वफ्द को बुलाया राजा परवेज़ इकबाल साहब की क़यादत में, जिसमें राजा खिज़र याद साहब थे, राजा जाहिद साहब थे, इसी तरह जो है वो राजा खालिद साहब थे और बाकी जो लोग थे। इस तरह इन्होंने राजपूतों के वफ्द को बुला के कोशिश की कि वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर ने कि उन्हें जो गैर मामूली लिफ्ट करा के उन्हें किसी न किसी तरह तोड़ा जाए। तो ये उसके रद्द अमल में अनवारुल हक साहब के जो इक़दामात थे उसके ऊपर जो है वो इंग्लैंड में खासा रिएक्शन है। और ये जो अभी ये पहला इस्तकबालिया हुआ है रात को राजा बाबर अली जुल्करनैन साहब का, इसके बाद जो है वो ग्लासगो में भी है, लेस्टर में भी है और मैनचेस्टर बरी में भी है। पूरा जो बिम्बर का डाइस पूरा लंदन में है वो सारे के सारे जो है वो मुतरक हो चुके हैं। और उन्होंने बार बार अपनी जो स्पीच है उसमें उन्होंने ना सिर्फ कहा कि हमारा जो कबीला है राजपूत, इसके अलावा ज़िम्मेदार उन्होंने कहा, और बाकी जो कबाइल हैं उसके ऊपर उन्होंने 50-60 लोगों का एक याद है जिस जलसे में अनवारुल हक साहब को इन्होंने कहा था कि याद रखो कि अगर हमारा इत्तेहाद टूटा तो तुम
काउंसलर का इलेक्शन में नहीं जीत सकोगे। तो आज उन्होंने उस कलरी जलसे में जिसमें जनरल शेर अफगन साहब के कहने के ऊपर ये चले गए थे, तो आज इन्होंने इंग्लैंड में इस बात का वो किया, इतराफ़ किया कि ये मेरी ज़िंदगी की सबसे बड़ी सियासी गलती थी। और जो मैं यूसुफ साहब दराइयाँ वाला का बात कर रहा था और चोई सुलेमान साहब, आज उन्होंने इस तकरीर में चोई सुलेमान साहब का भी जिक्र किया है, जो अनवारुल हक साहब के दो लोग जो हैं वो भिबर में अनवारुल हक साहब की गैर मौजूदगी में निज़ाम चलाते हैं। जो ये जो ज़मीनों शमीनों के मामलात हैं वो चौधरी सुलेमान साहब देखते हैं, और बाकी जो मामलात हैं वो जो सेक्रेटरी हैं असेंबली चोई बिशारत साहब ये देखते हैं। ये जो सरेआम जो पब्लिकली ये बात है, तो ये बड़ा ही करीबी घर है। तो उन्होंने ये कहा है कि सुलेमान यूनुस को मैंने ये कहा कि तूने मुझे फिर स्टेज पर चढ़ा दिया इसके हक में, तो कल लोगों ने फिर मुझे काम कहना है, इसने फ़ोन नहीं उठाना। तो उन्होंने इस बात का भी शिकवा किया है आपके सामने कि जी जो कुछ 4.5 साल में अनवारुल हक ने हमारे साथ किया है वो ये, तो वो कोई ये भी सोचा जाए। और एक बार उन्होंने जो बड़ी अलार्मिंग बात की है, उन्होंने इससे खिताब के दौरान उन्होंने कहा है कि जी आप लोगों ने अगर मुझे खड़ा करना है, मैंने एक कमेटी बना दी, खड़ा करना है तो फिर मैं खड़ा हूँगा। और मैं जो हूँ अली जुल्करनैन राजा जुल्करनैन खान का बेटा हूँ, और मेरी गर्दन कट जाएगी फिर मैं पीछे कभी नहीं हटूंगा। तो ये उन्होंने बड़ा ही अलार्मिंग, और हम ये पहले ही कह रहे थे कि भिंबर में जिस अंदाज से अनवारुल हक साहब ने ये कहा था, अभी तो अनवारुल हक साहब के पास इक़्तिदार है, उनके पास ताकत है, उनके पास वसाइल हैं, उनके पास सियासी रिश्वत देने के लिए बहुत सारी चीज़ें हैं। लेकिन मैं आज भी इस बात के ऊपर कायम हूँ, इस अपने सियासी तजिए के ऊपर। शहजाद राठौर साहब आज 2 सितंबर को रात को 8:15 बजे आप ये लिख लें कि अगर राजा बाबर अली जुल्करनैन भिंबर से इलेक्शन लड़े, पहली बात यह है कि अनवारुल हक साहब कभी उस इलेक्शन में नहीं जाएंगे और राय फरार अख्तियार करके इलेक्शन से भाग जाएंगे। अगर उन्होंने हटदर्मी की और वो इलेक्शन लड़े, तो अनवारुल हक साहब का आइंदा 2026 में अगर इंतखाबात हुए और सारे फ्री कैन जिंदा हुए, तो अनवारुल हक साहब उस हल्के में तीसरे नंबर पर आएंगे। अच्छा एजाज भाई साहब, आप बात है अगर राजा अली जुल्करनैन साहब इलेक्शन की तरफ जाते हैं, जैसे अमर साहब ने कहा कि इलेक्शन लड़ सकते हैं, तो आप क्या समझते हैं उनके लिए क्या सियासी ऑप्शन है? अभी पीपल्स पार्टी के पास उस हल्के से कोई मुनासिब उम्मीदवार नहीं है, तो क्या ये पीपल्स पार्टी में जा सकते हैं? और अगर पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार बनते हैं तो आप क्या समझते हैं कि तारक फारूक साहब और अनवारुल हक साहब के लिए क्या जगह बनेगी? बहुत शुक्रिया शहजाद राठौर साहब। तारक फारूक साहब के साथ मिलकर अली जुल्करनैन साहब का सियासत करना वैसे कोई फिजिबल बनता नहीं है, तना नज़र आता है। उनकी सियासत हमेशा ये इन दोनों ख़ानदानों की मिलकर ही चलती रही हैं, जो वैसे पहले दौर में रवायती हरीफ रहे हैं, चौधरी सोबत साहब और भी, और ये राजा जुल्करनैन। बाद में जब राजा जुल्करनैन साहब की पोजीशन थोड़ी सी पैराना साली में भी चले गए और तारक फारूक साहब की पोजीशन मजबूत हो गए, तो इन दोनों ने फिर ज़ाहिर है कि इताअत कर लिया, और उसका इनको फ़ायदा भी हुआ है। फ़ायदा अनवारुल हक साहब को हुआ, लेकिन राजा जुल्करनैन ख़ानदान को नहीं हुआ फ़िलहाल। नहीं, जब राजा अली साहब बने थे मेंबर कश्मीर कौंसिल, तो उस वक्त पीपल्स पार्टी की तरफ से बने, पीपल्स पार्टी ने उन्हें बनाया था, और उस वक्त अनवारुल हक पीपल्स पार्टी में चले गए थे। ये अलमिया यही है ना, राठौर साहब के सियासत के सीने में बिल्कुल कोई दिल नहीं होता। जिस पार्टी के प्लेटफार्म से आपको कहीं किसी ने इज़्ज़त दे दी हो, आप फिर अगली बार मौके की तलाश में होते हैं कि किसी और जगह चला जाए। बहरहाल मुख्तसर बात यह है कि अनवारुल हक साहब ने अपने इस 2-2.5 साल दौर में, ख़ासकर ये जो वज़ारत उज़्मा का दौर है, मैं नहीं समझता कि वो कोई स्पेस देंगे या अली जुल्करनैन साहब की उस पोजीशन में उनके दबाव में आएंगे, या उनकी, वैसे भी आपको पता है बंदा जब वज़ीर-ए-आज़म, स्पीकर या इस तरह की सदर बनता है तो उसकी ज़हनी सोच और वो बहुत ज़्यादा है, यानी मतलब बड़े उसमें एक बड़ा सोचना शुरू कर देता है। वो चूँकि ऐठो बच्चों वाली एक जो रवायत है हमारे मुल्क में, उसके आगे पीछे गाड़ियाँ, उसके आगे पीछे खुशामदी लोग, उसके आगे पीछे कारकन, उसके आगे पीछे पुलिस एहलकार सारे, तो वो वही रातों के ख्वाब में भी वही चीज़ें सारी नज़र आती हैं। इसलिए मेरे ख्याल में ये जो इख्तलाफात की रास्ता है इनके दरमियान निकल गया है, अब इसमें पचअप होने का मुझे इम्कान नज़र नहीं आते, और इसमें अल्टीमेटली ये दोनों ख़ानदानों को इसका नुकसान होगा और इसका फ़ायदा तारक फारूक साहब को होगा। एक तो ये बात है कि शायद ब्रदर एजाज भाई साहब के नोटिस में ये बात नहीं है कि पहले राजा जुल्करनैन साहब को की सरपरस्ती तारक फारूक साहब को हासिल थी, और जब 96 का इलेक्शन हुआ तो वो इलेक्शन जो है वो राजा जुल्करनैन साहब जो है, तारक फारूक पहले मुस्लिम कॉन्फ्रेंस में थे, राजा जुल्करनैन साहब प्रेसिडेंट भी मुस्लिम कॉन्फ्रेंस में बने थे। अब जो 2 चीज़ें हैं इसमें, एक तो मैं आपको वजात कर दूं कि जो 96 का इलेक्शन था, अली जुल्करनैन ने वो तकरीर भी की है जिसमें उन्होंने कहा है कि बैसर सुल्तान वज़ीर-ए-आज़म नामजद हो गए, पीपल पार्टी जीत गई, तो हमारा इलेक्शन जो है वो मुलतवी हो गया था किसी वजह से, तो हमने वो इलेक्शन जो है वो पाँव पे खड़े होकर राजपूतों ने जीता, और हमने राजा जुल्करनैन साहब ने
तारिक फारूक साहब को कहा कि तारिक साहब आप अपने घर बैठ जाएं, ये इलेक्शन हम लड़ेंगे, तो उन्होंने वो भी मिसाल दी। दूसरी ये बात है कि ये जो आपने ये कहा ना सियासत बड़ी वो होती है, ये जो शामिल हुए थे पीपल पार्टी में, पीपल पार्टी में इनकी बहुत ज़्यादा रूट्स हैं। अली जुल्करनैन साहब और राज जुल्करनैन की जो फैमिली है वो और सैयद यूसुफ रज़ा गिलानी फैमिली जो बिल्कुल क्लोज एसोसिएट्स हैं और आपको बहुत ज़्यादा इनकी जो है करीबी अजीज़दारी है। एक तो ये बात है उनके लिए पीपल पार्टी में जाना कोई मुश्किल बात। दूसरी ये बात है कि अनवारुल हक साहब के ऊपर जिस जिसने एहसान किया है ना, उसके लिए वो कोई ना कोई उन्होंने जो है ना किसी जगह पे उसे फिक्स करते रहे। जैसे राजा अली जुल्करनैन लोगों ने इनके ऊपर 4 इलेक्शन में एहसान किया तो उन्हीं के वो खिलाफ हो गए। इसी तरह जो है वो अगर ये देखें जो रियाज साहब ने पिछली बार इन्हें वो बनाया था गुड गवर्नेंस का चेयरमैन बनाया, अब जो है वो मुस्लिम जैसा भी है वो पीपल पार्टी के जोर के ऊपर ही उस रात को अगर ये सारे लोग ना मानते तो शायद जो रियाज साहब लीड कर रहे थे तो अनवारुल हक साहब उस रात को भी वज़ीर आज़म नहीं बन सकते थे 23 अप्रैल की रात को। इसी तरह जो तनवीर इलियास साहब अगर फाइनेंशियली सपोर्ट ना करते उस वक्त और अनवारुल हक साहब को पीटीआई में शामिल ना करते और अनवारुल हक साहब के लिए इमरान खान को 21 के इलेक्शन में ना लेके जाते तो ये है। तो जिस तरह इन्होंने अली जुल्करनैन साहब के साथ सलूक किया, राज जुल्करनैन साहब के एहसानात को भूल गए। इसी तरह मेरे पास बड़ी ये अहम इत्तला है कि जिस वक्त जो रियाज साहब ने कुछ एक्टिविटी की गुज़श्ता दिनों और तनवीर इलियास साहब ने, तो वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर ने अपनी जो सोशल मीडिया टीम है और अपने जो दीगर उनके जो आपको पता है ना उनके एक क्या कहते हैं एक ब्रिगेड है गर्ल ब्रिगेड जो है, और उन्होंने हिदायत की कि किसी तरह जो है वो तनवीर इलियास साहब का और क्या कहते हैं जो रियाज साहब का मीडिया ट्रायल किया जाए। तो ये सियासत में ऐसे ही होता है। लेकिन अली जुल्करनैन साहब के लिए पीपल्स पार्टी में खासी गुंजाइश है और सरदार तनवीर इलियास साहब ने जो राज जुल्करनैन साहब के साथ मुलाकात की थी उसमें शायद यही कहा गया था कि हम मिल के सियासत करें और वो शायद वो अजाला करना चाहते हैं, उम्मीदवार नहीं है। और ये जो पीपल पार्टी जो है पीपल पार्टी की मौजूदगी में कोई धांधली करने की पोजीशन में नहीं होगा। अगर ज़ाहिर पीपल पार्टी अपने मफादात का अगर वो आज़ाद कश्मीर में और कुछ ना कर सके तो जो वोट उन्हें बैलेट के ऊपर पड़ेगा वो चोरी नहीं होने देंगे। तो ये जो है पीपल पार्टी के साथ शायद ना किया जाए, तो इस वजह से पीपल पार्टी में राजा बाबर अली जुल्करनैन के जाने का ज़्यादा इम्कान है। अच्छा आमर साहब आपसे ही सवाल करूँगा, इसी हल्के से मुतल्लिक़ ही है। सुकासन में जो वज़ीर-ए-आज़म चौधरी अनवारुल हक के साथियों ने जो किया है अपने मुखालफिन का नाटका बंद किया हुआ है, ये इसकी ज़रा तफसील आप बता दें। उसकी डिटेल मेरे ख्याल में एजाज भाई साहब के पास। अच्छा ये मैं आज मुझे फ़ोन पर एक वहाँ हमारे जानने वाले हैं, उनका नाम लेना मुनासिब नहीं है, उन्होंने सबूत भी भेजे हैं सारे और एक एफआईआर भिजवाई और उसके अलावा कुछ जहाँ पर कुछ बिल्डिंगों की और कुछ एक मकान है और कुछ जगहों पर जहाँ रास्ता वगैरह बंद किया हुआ है। बुनियादी तौर पर उन्होंने बताया कि ये जो सुकासन यूनियन काउंसिल है ये वज़ीर-ए-आज़म के आबाई यूनियन काउंसिल है। अगरचे जहाँ पर रास्ते बंद हैं और ये वाक़ात पेश आए हैं वो बल्ला नहीं है वज़ीर-ए-आज़म का। हाँ जी, उन्होंने बताया जी कि पिछले एक अरसे से एक स्कूल और कब्रिस्तान की तरफ जाने वाला लोगों का एक रास्ता था जिसको एक बंद कर दिया। और यासीन नामी किसी बंदे का जेट है वो बरादरी के, उनका उन्होंने जिक्र किया है, वो सरगर्म है और वो अनवारुल हक साहब के बहुत ख़ास करीबी हैं। और उन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि इस शख्स ने और इनके दोस्तों ने मिलकर, हम चूँकि तारिक फारूक साहब की हिमायत करते हैं, हर दौर में उनके साथ चलते रहे हैं, तो हमारा जीना दोबार किया हुआ है, झूठी एफआईआरें करवाना और फिर जहाँ खाली जगह मिलती है कब्जे करना। उन दो चीज़ों की मिसाल दी है कि एक तो कब्रिस्तान और स्कूल की तरफ जाने वाला जो एक रास्ता था वो बंद कर दिया है। अब उनके बच्चों को दूर से घूम कर या दे के लोगों को दूर से घूम कर कब्रिस्तान जाना पड़ता है। और वो उन्होंने कहा है कि डीसी साहब के हम पास गए, हम डीसी साहब का नाम क्या है पता नहीं, अखनवास साहब, उनके पास गए और उन्होंने एक बार गिरदावर भेजा, एक बार पटवारी भेजा, एक बार तहसीलदार साहब भेजे और लारा लपा लपा लगाते हैं जी कि ये क्यों बंद है, मैं अभी पैमाश करवाता हूँ, अभी नोटिस लेता हूँ, ये 2 दिनों में खुल जाएगा, हफ्ते में खुल जाएगा। और ये 2.5 महीने गुजर चुके हैं, ये रास्ता बंद किया हुआ है इन्होंने और लोगों को गुजरने नहीं दे रहे। फिर दूसरा वाक़ा उन्होंने कहा जी कि वहाँ एक सड़क के किनारे पर एक खाली जगह थी जो पब्लिक मुफाद में थी, आम लोगों के ज़ेरे इस्तेमाल थी, एक कुम भी वहाँ था, गर्ल्स कॉलेज है उसके करीब थी। तो इन्हीं यासीन साहब ने मेरे ख्याल में या इनके कुछ हामियों ने मिलकर वहाँ उस जगह पर कब्जा किया और एक मकान तामीर कर लिया। उस मकान को उन्होंने फ़ोटो भी भेजा इधर हमारे पास, तस्वीर भेजी है। अच्छा। अब असल सूरत हाल क्या है ये तो हम कुछ नहीं, इससे ज़ाहिर है या सरकारी को मौक़िफ़ सामने आया या दूसरी तरफ का, लेकिन जो चीज़ें हम बयान कर रहे हैं उसका उन्होंने सबूत हमारे पास भेजा है। और साथ एक एफआईआर उन्होंने भिजवाई है जी कि एक काउंसलर हैं जो तारिक फारूक के हामी हैं, उनके खिलाफ और उनके कुछ हामियों के खिलाफ झूठी एफआईआर कटवा दी है इन्हीं यासीन साहब ने।
ये जो अनवर अल हक साहब के कोई बहुत करीबी हैं या उनके कोई सरगर्म हामी हैं, उन्होंने कहा जी कि इन उस FIR को गलत साबित करने के लिए हमने जाकर टेलीफोन का डाटा निकलवाया है। जो हमारे वो काउंसलर हैं, सुबहानी नाम है उनका या कोई इस तरह का नाम है, और वो और 8-10 लोग उसमें और शामिल हैं। उन्होंने कहा है कि पूरे एक महीने का 15 दिन आगे तो 15 दिन पीछे का मैंने डेटा निकलवाया, वो उस इलाके में मौजूद ही नहीं थी। उनके खिलाफ झूठे मूठे पर्चे और लोगों को तंग कर रहे हैं और कोई नोटिस नहीं ले रहा। तो उन्होंने मैं रिक्वेस्ट की है कि अगर आप चाहें तो थोड़ी सी हमारी मदद करें। तो ये सूरत हाल है। तो इसमें समझता हूँ कि DC मेंबर को भी और वज़ीर-ए-आज़म को, इन सारे लोगों को ये तर्ज अमल जो अगर है, ये बातें अगर सच्ची हैं तो इसको नोटिस लिया जाना चाहिए। जी अमर साहब, आप क्या कहते हैं कि देखिए ना, ये तो मुमी मिजाज है ना। अनवर अल हक साहब को जो लोग जानते हैं, कर्नल वकार नूर को जो लोग जानते हैं, उन्हें ये पता है कि भिंबर का मुमी मिजाज है कि अनवर अल हक साहब अपने दुश्मनों के साथ, अपने जो वोट देने वाले उनके साथ क्या सलूक करते हैं। यही वजह है कि अभी जिन लोगों का बाबर अली जुल्करनैन साहब ने जिक्र किया है ना कि ये चंद लोग आपके पास रह गए हैं, और शायद हम जब इकट्ठे थे तो हम सदर भी बने, वज़ीर-ए-आज़म भी बने, स्पीकर भी बने, सारा कुछ बने। तो आज जो है तनज़्ज़ुली का ये आलम है कि आपके पास चंद लोग रह गए। वो जो चंद लोग रह गए हैं ना शहजाद राठौर साहब, वो भी सिर्फ इनके इक़्तिदार की वजह से हैं। क्योंकि ये जो मामलात हैं, अब ज़रा ये भी सुलेमान साहब देखते हैं, शायद ज़मीनों का रेलिवेंट उनका अलग जो शोबा है भिंबर में कायम है, तो चौधरी सुलेमान यूनुस साहब देखते हैं। तो उन्हें भी चाहिए, अब डिप्टी कमिश्नर को चाहिए, कमिश्नर को चाहिए। देखिए ना, बात यह है कि कल भी फ़ारूक हैदर साहब ने और ख़ास तौर पर शाह गुलाम कादिर साहब ने सरकारी मुलाजमीन को जो इंटीमेट किया था फॉरवर्ड कोटा में कि वो लोगों के ज़ाती मुलाजम ना बने। तो ये जो कुछ इस तरह के लोग तैनात उन्होंने कर रखे हैं कि वो उधर कोई बात जो किसी की सुनते ही नहीं है ना। दायरे वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर की जानिब से वाज़े इंस्ट्रक्शन हैं कि जी किसी सूरत भी जो है मुखालफिन के साथ ज़ीरो टॉलरेंस का रास्ता वो लिया जाए। लेकिन ये जब बात बच्चों के स्कूल तक पहुंच जाए और मुर्दों के कब्रिस्तान तक पहुंच जाए कि आप फतह करने के लिए भी जाने की पोजीशन में ना हो, और उधर आपके फ्रंट मैन जो है वो लोगों की या सरकार की ज़मीन पे कब्जा करके बैठे हों, तो ये बड़ा अनफॉर्चुनेट है। मैं समझता हूँ कि इसका नोटिस लेना चाहिए। और ये जो छोटे छोटे चीज़ें हैं, ये तो देखें ना, बात यह है कि वज़ीर-ए-आज़म जो है, वज़ीर-ए-आज़म को लाने वाले नोटिस लें जी। फिर यही सूरत हाल है ना, जिसका वज़ीर-ए-आज़म कहते हैं, जिनका वज़ीर-ए-आज़म कहते हैं कि जी मैं उनका नुमाइंदा हूँ आज़ाद कश्मीर में और उनके आशीर्वाद हासिल है, और चाहे वही नोटिस लें। अब ये देखें ना, ये जो बदवाएँ हैं लोगों की, बच्चों की, लोगों के ऊपर जाली मुकदमात हैं, मगर शर्म यहाँ होनी चाहिए ना बंदे को कि आप जो है उस शहर में मौजूद नहीं है, 15 दिन पहले भी नहीं थे, 15 दिन बाद भी नहीं है। मैं उस पुलिस वाले को जिसके ऊपर आपने जो FIR दर्ज कराई है, सारे अनवर अल हक साहब का ये तरीकाकार है, पुराना तरीकाकार है, FIR दर्ज करा दो, और वो फिर उनका क्या तरीकाकार है कि उस प्रोसेस से गुजरें। भाई आपकी उस प्रोसेस से गुजरें, जाके जमानतें कराएं, लोग धक्के खाएं, आप जाली FIR कटवाते रहें। तो ये उनका जो अनवर अल हक साहब का जो पुराना तरीकाकार है। दूसरी ये बात है कि तारिक फारूक साहब को भी जो है ना वो उठ खड़ा होना चाहिए। अगर उनके माहितियों के साथ ये हो रहा है तो तारिक फारूक साहब क्या करें? नहीं, मैं ये कह रहा हूँ ना, तारिक फारूक साहब को उठ खड़ा होना चाहिए। वो मकसद है, ये तो लाजमी, ये अब दो ही तरीके हैं ना, या नोटिस ले लें वो जिन्होंने अनवर अल हक को लाया, या फिर हम दरखास्त कर सकते हैं अवामी एक्शन कमेटी से कि वो को 15 मिनट जो है मीरपुर कोटली, मीरपुर भिंबर रोड के ऊपर बैठ जाएं, तो इन बेचारों का जनाजे गाह वाला रास्ता भी खुल जाएगा, कब्रिस्तान का रास्ता भी खुल जाएगा, और स्कूल का रास्ता भी खुल जाएगा। तो इस तरह के काम करके वो करती है। तो मेरे पास दो ही ऑप्शन है। मैं ये समझता हूँ इन लोगों के पास, या तो अवामी एक्शन कमेटी में शामिल हो जाएं, या एस्टेब्लिशमेंट से दरखास्त करें कि हमारी इससे जान छुड़ाएं। अच्छा एजाज भाई साहब, हम बात करेंगे कि आज चीफ इलेक्शन कमिश्नर की अदम तैनाती पर हाई कोर्ट में एक रिट समाअत के लिए मंजूर की गई है। एजाज कठाना साहब मुस्लिम लीग नून के रहनुमा हैं, उम्मीदवार असम्बली हैं, उन्होंने ये रिट दायर की थी। पहले ये रिट जो है वो मंजूर नहीं हुई थी, उसमें कुछ इश्यूज थे, टेक्निकल ग्राउंड्स थे, तो अब ये मंजूर हो गई है। और इस पर बड़ा हाई कोर्ट ने बहुत सख्त मौक़िफ़ उन्होंने कहा जी जुमे तक हुकूमत जवाब दे और पीर को जो है इस पर बहस की जाए। आप क्या कहेंगे? अच्छा, ये बड़ी खुशाइन बात है कि अगर हाई कोर्ट ने ये बात की है कि फौरी तौर पर इसकी समाअत करनी चाहिए, चूँकि आईनी कानूनी मसला है, ये बहुत अच्छी बात है। और मैं समझता हूँ कि ज़ाहिर है पिछले एक काफ़ी अरसे से, लेकिन ये इसमें हम हाई कोर्ट को जिम्मेदार इसलिए भी नहीं ठहरा सकते कि हाई कोर्ट में केस लेकर गया ही कोई नहीं इससे पहले। अभी अगर उनके पास केस या उसका नोटिस लिया है ज़ाहिर है, और हुकूमत से जवाब भी मांगना चाहिए। अब देखें ना, वो मैं उसी की तरफ इशारा करने वाला था कि दूसरी तरफ हाई कोर्ट में ये केस पिछले 10 महीने से पड़ा हुआ है। उसमें तो ज़ाहिर है हाई कोर्ट ने ये समझते बुझने के बावजूद कि ये कानूनी आईनी मामला है, उस पर वो तो ज़ाहिर है उसको जल्दी समाअत के लिए अभी तक मुकर्रर नहीं किया, और जो पटिशनर हैं उनको मजबूरी से सुप्रीम कोर्ट में जाना पड़ा है, और वहाँ से भी अभी तक डायरेक्शन कोई उस तरह की वाज़ेह सामने नहीं आई। लेकिन मैं कहता हूँ कि
अदालतों को पनाहगाह समझकर लोग उनके पास अपने केस ले जाते हैं, आईनी कानूनी मामलात की तशरीह के लिए ले जाते हैं। अब तशरीह तो ज़ाहिर है आप वकला भी करते हैं, आईनी माहिरीन भी करते हैं, लेकिन उसको वो ऑथेंटिकेशन नहीं होती जो कि आईनी कानूनी मामलात की तशरीह करना अदलिया की जिम्मेदारी है। अब 2 लाइनों की तशरीह के लिए अगर आप केस अदालत में ले जाएंगे और उसके 2-2 साल फैसले नहीं होंगे तो फिर लोगों को मायूसी होती है, फिर अदलिया से लोग जो तवक्को करते हैं वो पूरी नहीं होती, तो फिर अदलिया के बाहर केस लोग, ये जो माशरे में अनारकी और उस तरह की सारी चीज़ें होती हैं ना, ये बुनियादी तौर पर अदालतों की तरफ से फ़ाल काम न करने की वजह से होती हैं। तो ये मैं समझता हूँ कि ये उन्होंने मेरे ख्याल में अगले ये जो जुम्मा 2-4 दिन के बाद आ रहा है उसकी कोई डेट दे दी है, और उसके बाद हफ्ते वाले दिन या फिर हफ्ते को तो हाई कोर्ट में से छुट्टी होती है, पीर वाले दिन, उसके अगले पीर वाले दिन हो सकता है इस केस का फैसला एक आध दिन में, एक आध किसी तारीख में तो मुमकिन नहीं है, लेकिन जल्दी कम से कम तारीख इलेक्शन कमिश्नर वो हुकूमत को ही नोटिस, वो ज़ाहिर है सदर वो वज़ीर आज़म और अपोजिशन लीडर को ये बात पूछेंगे कि भाई अभी तक आपने क्यों नहीं भिजवाया, और ज़ाहिर है वो चाहें तो चेयरमैन कश्मीर काउंसिल की हैसियत से वज़ीर आज़म पाकिस्तान को भी ज़ाहिर है उनसे भी जवाब मांग सकते हैं। बाकी अदरवाइज़ आईनी इख्तियार तो आज़ाद कश्मीर के वज़ीर आज़म और अपोजिशन लीडर का ही है, तो डेफिनेटली उनके नुमाइंदों से या उनको असालतल तलब करके अदालत पूछ सकती है कि अभी तक क्या आईनी कानूनी मामलात रुकावट क्यों नहीं हो रही सारी। तो ये अगली तारीखों में पता चल जाएगा कि अदलिया क्या रास्ता इख्तियार करती है। अच्छा अमर साहब, ये भी एक आईनी रिट है जो राजा फारूक हैदर साहब की वज़ीर आज़म के इंतखाब के हवाले से, वो भी एक आईनी रिट है। हाई कोर्ट ये क्यों इतनी इजरत में सुनना चाहती है? क्या यहाँ पे तो कानूनी तकाजे पूरे कर रही है, वहाँ पे कानूनी तकाजे पूरे नहीं? जो सवाल तो हाई कोर्ट से बनता है, मुझे तो नहीं बनता। जो जज भाई साहब का सवाल है मेरे साथ, जो हाई कोर्ट का सवाल है वो मेरे साथ, ये तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा। लेकिन मैं आपको पहले इस केस की सूरत हाल बताता हूँ। ये एजाज खटाना साहब जो उम्मीदवार असम्बली थे, उन्होंने रिट की थी उस वक्त जब ये नायल हुए थे मीर अकबर खान साहब, और उसका नोटिफिकेशन नहीं हो रहा था। इसकी बुनियाद वहाँ से बनी थी, और उन्होंने चीफ इलेक्शन कमिश्नर की अदम तैनाती पे ये उसी हल्के से उम्मीदवार भी हैं, उसी हल्के से मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार थे, पहले टिकट होल्डर हैं मुस्लिम लीग नून के, और इस बार भी उम्मीदवार हैं। इशू ये हुआ शहजाद राठौर साहब को उस वक्त जो जस्टिस सरदार एजाज साहब है, उन्होंने एक पॉइंट फार्मुलेट किया था कि इसकी जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर की तैनाती तो अलग है अपनी जगह पे, लेकिन इसके टर्म्स एंड कंडीशन नहीं बनी हुई। तो जब टर्म्स एंड कंडीशन ना हो तो तैनाती की कोई बाइंडिंग नहीं रहती। तो उसके ऊपर एक और जो है वो तरमीमी रिट जिसे कहते हैं, अमेंडेड रिट जो है वो भी एजाज खटाना साहब की तरफ से राजा सजाद साहब ने की, और इस रिट को पिछली बार इसके ऊपर ऑर्डर पास होना था, किसी वजह से नहीं हुआ, तो आज इस रिट को बाकायदा समाअत के लिए मंजूर किया गया। राजा सजाद साहब ने राजा अपना खटाना साहब की तरफ से इसकी सरदार एजाज खान साहब जस्टिस नहीं, सरदार एजाज साहब तो जस्टिस है ना, जी। राजा सजाद साहब उन्होंने सुनी, और आज उन्होंने ये फैसला सुनाया है कि उसे एडमिट कर लिया है। उन्होंने जो एक तरमीमी भी एडमिट कर लिया, ये भी कर लिया। दूसरा उन्होंने हुक्म दिया है कि जुमे वाले दिन तक जवाब दावा इसका वापस जो है वो दायर कर दिया जाए। हुकूमत आज़ाद कश्मीर को वाज़ेह डायरेक्शन की है, और उन्होंने कहा है कि ये एक सेंसिटिव और आइनी इशू है, और उस आइनी इशू के ऊपर जो है हम किसी तरह भी इसे देर नहीं कर सकते। तो हम इसको मंडे को जो है इसकी हतमी बहस सुनी जाएगी। इसका मतलब यह है कि मंडे को इस केस के वाले से हतमी बहस सुन के फैसला महफूज हो जाएगा, जो भी देना है या उसके ऊपर। अब जो डायरेक्शन है वो ऐसे ही दी जाएंगी कि एक तो ये आज जो उन्होंने वो किया है उसमें उन्होंने असम्बली को और लॉ डिपार्टमेंट को भी फ्रीक बना लिया है, क्योंकि वो जो टर्म्स एंड कंडीशन उन्होंने बनानी थी। तो अब जो भी फैसला, अगर वो फैसला इसके हक में देते हैं तो फिर वो ऑर्डर करेंगे कि आप इतने दिनों में या इस अंदाज से जो है वो इसके टर्म्स एंड कंडीशन भी बनाएं और इसका ऊपर करें। हुकूमत की जानिब से फैसल गिलानी साहब असिस्टेंट एडवोकेट जनरल हैं, और इस अहम केस में इलेक्शन कमीशन की जानिब से ताहिर अजीज़ एडवोकेट साहब पेश हुए, और बशीर मुगल साहब जो है वज़ीर आज़म पाकिस्तान के कौंसल की हैसियत से, कश्मीर कौंसल की उसकी हैसियत से पेश हुए हैं। तो इसमें जो एक नुक्ता जिसकी तरफ आपकी बात थी कि ये वही नुक्ता है कि आपने कहा एक आइनी नुक्ता है, आज ये अदालत में खुद कहा। ये बड़ी मज़े की बात है कि ये जस्टिस एजाज साहब उस बेंच पे भी मौजूद है, उस बेंच पे भी मौजूद वहाँ पे उन्हें ये आईनी नुक्ता नहीं, ये तो अब पता नहीं, अब तो इन्हें अदालत की आप मुर्तकिब हो रहे हैं या नहीं हो रहे, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि वो भी एक आईनी मसला है।
जिसमें शायद सुप्रीम कोर्ट में भी गए हुए हैं फारूक हैदर साहब और देखना, और बड़ा क्लियर कट केस है। मुझे कोई बता रहा था कि उस केस में कुछ है ही नहीं ऐसा कि वो सुनेंगे तो उनके पास शायद ऑप्शन नहीं है। ये बात कहना तो बाज़ लोग ये भी कहते हैं कि क्योंकि ये अदालत की तकरीम है कि तनवीर लियास को जो है आपने चंद घंटों में, चंद मिनटों में नाअहल करार दे दिया था, तो अब एक नए वज़ीर आज़म को जो है वो अदालत नहीं चाहती कि जी सारे वज़ीर आज़म साढ़े को जिला वाला सीधे कार जान। तो मकसद ये शायद इस तरह की जो है वो बातें चल रही हैं। लेकिन ज़ाहिर अदालतों ने आइन कानून और उस रिट को देखना है, उसके ज़ाहिर वो टैक्टिस होते हैं सियासी सीनियर जो कानूनदान है। एक तो शहजाद राठौर साहब, ये बड़ी अहम बात है। दूसरी ये बात है कि आज एक और रिट की है जो क्या कहते हैं वो अवामी बल्दियाती नुमाइंदों के जो वो हैं, क्या कहते हैं ज़िला कौंसल रावला कोर्ट के चेयरमैन है जावेद शरीफ साहब, उनकी जानिब से बैरिस्टर हुमायूं ने एक रिट की है जिसमें जो फंड्स जो बिमरान असम्बली से छीन के बल्दियाती नुमाइंदों को दे दिए गए थे, बाद में वो उनके लिए वो तरामीम की थी, तो उनको भी चैलेंज कर दिया है आज हाई कोर्ट में। तो आज उन तरामीम के हवाले से भी, तो वो भी एक बड़ी सेंसिटिव, उसके ऊपर हम कल जो है वो डिटेल से सारी बात बताएंगे कि वो भी एक चैलेंज कर दी गई है और इस बात का खदशे का इज़हार किया जा सकता है कि दोबारा शायद मेम्बरान असम्बली से वो जो तामीराती काम है वो छिन के दोबारा बल्दियाती नुमाइंदों के पास चले जाएं। अच्छा एजाज भाई साहब, हम बात करेंगे अवामी एक्शन कमेटी को तकसीम करने की जो हिकमत अमली हुकूमत बना रही है और किस तरह वो मुख्तलिफ अवामी एक्शन कमेटी के रहनुमाओं के खिलाफ अवामी एक्शन कमेटी की जानब से कार्रवाई की गई। सरदार अमान साहब जो पलंदरी में इनके बड़े मुतरक रहनुमा हैं और पलंदरी में उनकी बहुत ज़्यादा फ़ैन फॉलोइंग है, उन्हें शुनीदा के उन्हें अवामी एक्शन कमेटी से अलग किया गया है। इसके अलावा भी हुकूमत कोशिश कर रही है कि अवामी एक्शन कमेटी के रहनुमाओं में फूट डाली जाए। तो आप क्या समझते हैं कि क्या हुकूमत इस पॉलिसी में कामयाब हो जाएगी? क्या अवामी एक्शन कमेटी 29 नवंबर से पहले टूट जाएगी? ये तो देखे ना, सियासी पार्टियां और हुकूमत सारी भी, ये सारे लोग मिलकर पहले से कोशिश कर रहे हैं कि अवामी एक्शन कमेटी को हिस्सों में तकसीम किया जाए, सोसाइटी उसमें ज़ाहिर है हाँ बेअसर कर दिया जाए। और उसके लिए कार्रवाई इन्होंने ये कि अपने सियासी कारकुनों को जो उसमें शामिल थे उनको नोटिस जारी करने शुरू कर दिए हैं। और इधर रावलाकोट वाक़े की आड़ में उन्होंने वकला का जो ज़ाहिर है, आपको पता है अवामी एक्शन कमेटी में वकला भी शामिल हैं, तो जो रावलाकोट बार एसोसिएशन वाले हैं उनको अपने साथ मिलाकर मैनेज करके जा रहा है, कुछ गलतफहमियां पैदा करने की कोशिश की अवामी एक्शन कमेटी और नेशनलिस्ट। जो मैं कहता हूँ कि ये जो टैक्टिस तो वो कर रहे हैं लेकिन अभी तक बिल्कुल उसमें कामयाब नहीं। वो जो आपने अमान साहब का हवाला दिया है, बुनियादी तौर पर एक वीडियो क्लिप वो वायरल हुआ है बहुत ज़्यादा है, जिसमें उन्होंने मोहम्मद हुसैन साहब जो वज़ीर हैं उनके हवाले से कोई तो इन्होंने जुमला कहा है और जो नहीं कहना चाहिए। और अगर उनके ख़िलाफ़ अवामी एक्शन कमेटी ने एज़ खुद कोई इसका नोटिस लिया है तो बहुत अच्छा काम किया और फौरी तौर पर करना चाहिए था, मैं समझता हूँ। तो बाकी तो ये जो रावलाकोट में नेशनलिस्ट जमातों और अवामी एक्शन कमेटी के दरमियान कुछ थोड़ा बहुत ग्रीवेंसेस पैदा हुए हैं, इसमें तो अवामी एक्शन कमेटी को तो मैं समझता हूँ कि अगर इसमें जहाँ जहाँ वो देखते हैं कि कोई झूल हुई है उनकी तरफ से फैसलों में, या उन्होंने अगर ये इशू नेशनलिस्ट जमातों का था तो अवामी एक्शन कमेटी ने उसमें बाद में इंटरफेयर किया, तो इस तरह की अगर जिससे देखिए ना, एक बात है नहीं एक बात है कि उन्होंने अवामी एक्शन कमेटी ने तमाम नेशनलिस्ट पार्टियों की लीडरशिप पर इस बात की पाबंदी लगाई हुई थी कि आपके लोग अगर हमारे साथ शामिल होना चाहें तो हूँ, लेकिन आपकी लीडरशिप भी अगर शामिल होना चाहे तो फिर भी कोई हर्ज वाली बात नहीं है। लेकिन हमारे प्लेटफार्म से आप अपनी नज़रियात की बात नहीं करेंगे, अवामी एक्शन कमेटी की बात नहीं करेंगे। नेशनलिस्ट जमातों की लीडरशिप ने उनकी ये बात कबूल कर ली, उनकी राय को तस्लीम कर लिया, वो आज खुद ही थोड़े से दूर हो गए थे। और मैं समझता हूँ कि ये अगर नेशनलिस्ट पार्टियाँ और उनकी लीडरशिप और जिस तरह बाकी सियासियाँ अगर वो यानी मतलब उनके कारकुनों की हद तक तो गवर्नेंस से अगर दूर करके उनको साथ मिला लें तो अपनी जगह ठीक है, लेकिन लीडरशिप दूर ही रहे तो ये अवामी एक्शन कमेटी के लिए फ़ायदे की बात है। लेकिन ये बात कहना कि ये हुकूमत मिलकर, ये सियासी पार्टियां मिलकर, ये सारे लोग मिलकर अवामी एक्शन कमेटी को बेअसर कर देंगे, मैं नहीं समझता कि ये होगा बिल्कुल। इसलिए कि अवामी एक्शन कमेटी आइन के अंदर दर्ज वो चीज़ें जो इन मेंबरान असम्बली ने या इनसे पहले वालों ने फंडामेंटल राइट्स के हवाले से खुद पास करके रखी हुई हैं, जिन पर अमल नहीं कर रही, अवामी एक्शन कमेटी उन चीज़ों का मुतालबा कर रही है, ये उनकी इब्तिदा करें, जो काबिल अमल हैं फौरी तौर पर मिसाइल को हल कर दें तो अवामी एक्शन कमेटी वैसे भी बेअसर हो जाएगी सारी। लेकिन आप ये समझते हैं कि साजिशें करें उनके खिलाफ,
इधर एक ग्रुप को इस्तेमाल करके दूसरे को करें, तीसरे को करें, चौथे को करें। ना इन सियासी पार्टियों की बात लोग या सियासी पार्टियों की बात लोग सुनते हैं, ना हुकूमत की बात लोग सुनेंगे, ना इंतजामिया की किसी कहने पर लोग तवज्जो देंगे और उस पर इत्माद करेंगे, जब तक कि वो बुनियादी मसाइल जो कि अवामी एक्शन कमेटी लेकर आगे बढ़ रही है उनमें से देखें ना, फर्ज करें अवामी एक्शन कमेटी के हवाले से भी थोड़े से, चलो मैं ज़ाती राय रखता हूँ कि उन्होंने बहुत सारे अपने चार्टर ऑफ डिमांड में ऐसे मुतालबात शामिल कर दिए हैं, तरजीह लिस्ट में पहले नंबरों पर ले आए हैं जिनको आखिरी नंबरों पर होना चाहिए था। कोई 10-20 मुतालबात 15 और भी जो काबिल अमल हैं वो हल करवा देते तो एक और ज़्यादा मूव क्रिएट होकर लोग उनके साथ ज़्यादा आ जाते। मेरे ख्याल में अगले मरहले में, वैसे भी आपको पता है जब हम मुज़ाकरात की मेज़ पर लोग बैठते हैं तो फिर जब आप बड़े किसी चीज़ का वो बंदूक का लाइसेंस मांगेंगे, गिव एंड टेक होगा, तो ज़ाहिर है कुछ पहले कुछ बाद में ये सारी चीज़ें आएंगी। लेकिन ये साजिशों से नहीं, मुतालबात जो बुनियादी राइट्स, वो सारी चीज़ें जो हुकूमत ने, जो रियासत ने, जो असम्बली ने, जो वज़रा ने जो सारी तस्लीम कर रखी है लोगों की, उन पर आप अमल दरामद शुरू करके प्रैक्टिकली ये साबित करेंगे तो फिर जाकर खुद बखुद जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी बेअसर हो जाएगी। वरना ये सारा कुछ हुकूमत के गला पड़ा हुआ। और आज़ाद कश्मीर में ज़्यादा आपको पता है वो ज़्यादा मुस्लिम लीग नून के हमारे जो लोग हैं उनको ज़्यादा, खास करके उनकी लीडरशिप, उनको बहुत ज़्यादा अवामी एक्शन कमेटी से, बाकी भी बोलते हैं लेकिन वो इसलिए बोलते हैं कि उन्हें इक़्तिदार करीब आता नज़र आ रहा था और अब उनको शक पड़ गया है कि ये अवामी एक्शन कमेटी जो काम कर रहे हैं कहीं हमारे हाथों से मुँह के करीब जो नवाला आ गया था ये कहीं गिर ही न जाए, निकल जाए, और ये सूरत भी बन सकती है और उनके खदशात अपनी जगह ठीक भी हैं। अच्छा अमर साहब, जैसे एजाज भाई साहब ने भी बात की कि अवामी एक्शन कमेटी को मौका मिलता है तो वो आगे आती है। अगर हुकूमत रवला कोर्ट इशू पे तलबा के ऊपर लाठीचार्ज ना करती, उनके धरने के ऊपर लाठीचार्ज ना करती तो अवामी एक्शन कमेटी को जवाब न मिलता। फिर जब वो इस मसले में दाखिल हुई तो लोगों ने देखा किस तरह 24 घंटे के अंदर अंदर हुकूमत ने घुटने टेक दिए। तो क्या आप समझते हैं कि हुकूमत अपनी पॉलिसियों में कामयाब हो पाएगी जो तोड़ने के लिए अवामी एक्शन कमेटी को कर रही है? शहजाद साहब, दो चीज़ें अलग अलग हैं। एक तो हमें ये समझना होगा अवामी एक्शन कमेटी एक अलग चीज़ है और नेशनलिस्ट जमातें जो हैं वो एक अलग चीज़ है। नेशनलिस्ट जमातें जो हैं या जिन्हें हम कौम प्रेस कहते हैं या खुद मुख्तार कश्मीर के हामी कहते हैं, उनके हवाले से हमारी लॉ इन्फोर्समेंट जो एजेंसीज़ हैं, हुकूमत है और जो दीगर तबकात हैं, उनकी टॉलरेंस का लेवल जो है वो ज़ीरो है। अगर यही वजह है कि आप ये देखें कि 14 अगस्त से लेके ये मामला जो है वो 28-29 उस तक चला गया अगस्त तक, और ये मामला सेटल ना हुआ 2 हफ्ते में, और जब इसमें अवामी एक्शन कमेटी आई तो वो 2 दिनों में सेटल हो गया। इसका मतलब ये है कि नेशनलिस्ट जमातें जो हैं वो इतनी ताकतवर आज़ाद कश्मीर के अंदर नहीं है अगर इसमें से अवामी एक्शन कमेटी निकाल दी जाए। लेकिन अवामी एक्शन कमेटी में से अगर नेशनलिस्ट जमातें निकाल दी जाती हैं तो वो जो उन्होंने एक माहौल बनाया हुआ है, जो उनका एक खौफ है या जो उन्हें अंदरूनी और बैरून ममालिक में जो हमायत हासिल है उससे उनका वो है, क्योंकि सियासी कारकुन जो है वो उन सियासी जमातों को पूरा वो कंपोनेंट वो पूरा करते हैं। एक तो ये चैप्टर है कि इन्हें जो तकसीम करने की बात है, इन्हें कमज़ोर करने की बात है, इसके ऊपर ये 100% आपको मैं ज़िम्मेदारी के साथ ये खबर दे रहा हूँ कि हुकूमत आज़ाद कश्मीर और जो उनको लाने वाले हैं, ले जाने वाले हैं, उन्होंने दिन रात एक कोशिश किया हुआ है कि किसी न किसी तरह अवामी एक्शन कमेटी को तोड़ा जाए और एक माहौल क्रिएट कर दिया गया आज़ाद कश्मीर में कि अब शाह गुलाम कादर साहब जो मुतवक्को वज़ीर आज़म हैं, फ़ारूक हैदर साहब जो साबिक़ वज़ीर आज़म हैं, इसी तरह जो यासीन साहब हैं या जो पार्टी प्रेसिडेंट हैं और बाकी जो सारे सीनियर सियासतदान हैं, वो समझते हैं कि आज़ाद कश्मीर के निज़ाम को ख़तरा लाक है और आज़ाद कश्मीर के निज़ाम को रखने की जस्टिफिकेशन के वाले से सवाल उठना शुरू हो गए हैं। एक तो ये भी एक संजीदा बात है। अब मैं जो आपको असल बात बताना चाहता हूँ कि इसमें सारी जो वारदात के पीछे कौन है, इस सारी वारदात के पीछे मकसद इस के अनवारुल हक साहब के कुछ ऐसे मकासद थे, क्योंकि वो अपने मैंडेट पे नहीं आए हुए थे। वो जिस इलेक्शन जीत के आए थे वो मैंडेट था इमरान खान का। अब वो उनको इमरान खान के मैंडेट को निकाल दिया जाए, उसके बाद मैंडेट था राजा जुल्करनैन का, अगर उसको निकाल दिया जाए तो अनवारुल हक किसी जगह पे दिखाई नहीं देते। तो उनके जहन में ये बात था कि हम जो है 15-20 लोग जो इमरान खान का मैंडेट लेके आए हैं तो हम जो है वो बिल्कुल ही सियासत की बेनामियाँ बनी हुई हैं, और ये जो 30 मार खान बने हुए हैं, मुस्लिम लीग नून वाले, पीपल्स पार्टी वाले, जमात इस्लामी वाले, मुस्लिम कॉन्फ्रेंस वाले, जम्मू कश्मीर पीपल्स पार्टी वाले, तो इनका भी बंदोबस्त किया जाए। अब ये अनवारुल हक का सियासी विजन है, सियासी दानिशमंदी है, सियासी हिकमत अमली है कि उन्होंने
एक उसमें इन सारी सियासी जमातों को फारग कराने का फैसला किया और जो तहरीक इंसाफ वाले थे अब्दुल क़य्यूम नियाज़ी साहब या जो उनकी क़यादत थी वो उस हल्ले में से अनवारुल हक की अपोजिशन होने की वजह से बच के निकल गई जब उन्होंने एक खुफिया सी ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस कराई और उसमें उन्होंने ये फ़ैसला कर लिया कि आप ये इन सब लोगों को अपने जो लोग हैं इसमें एक्टिव मेंबर्स हैं उन्हें निकालें। फिर अनवारुल हक साहब ने एक और हिकमत अमली तय की कि पाकिस्तान पीपल पार्टी को और मुस्लिम लीग नून को वैसे कह दिया जी आपके 450 लोग हैं, आपके 650 लोग हैं और क्या कहते हैं जमात इस्लामी के 250 लोग हैं, इसी तरह जम्मू कश्मीर पीपल पार्टी के जो है वो 200 लोग हैं। अब वो एक्टिव लोग नहीं हैं। अब जैसे नहीं आप वैसे फिगर दे दें जी कि 1000 बंदा जो है इन सियासी जमातों का है जो उन्हें लीड कर रहा है, ये कर रहा है। जब वो पता लगा तो वो एक थे काजमी साहब, एक जो है मुस्लिम लीग नून के थे, 3-4 लोग जो है वो जम्मू कश्मीर पीपल पार्टी के थे, 2-3 लोग जो है वो जमात इस्लामी के थे, इसके अलावा नहीं था। अब अनवारुल हक साहब की ये सियासी दानिशमंदी और हिकमत अमली ये देखें कि इन पार्टियों ने अपने मेम्बरान निकाल लिए। जो इनका शर्म पड़ता था ना कि शायद जो है वो पीपल पार्टी के लोग भी इसके अंदर हैं, मुस्लिम लीग नून के अंदर हैं, जमात इस्लामी के अंदर हैं, जो जम्मू कश्मीर पीपल पार्टी के अंदर लोग इनके इसके अंदर हैं, वो सारे भी निकाल जाए। अब उन्होंने सरेआम कह दिया, शाह गुलाम कादर ने ऐलान ला तल्की कर दिया, अगलों ने फिर भी अपने बंदे छुड़ा लिए, 4 ज़िले भी बंद करा लिए। अहम बात। इसी तरह जो है अभी पीपल पार्टी वाले भी ला तल्खी कर गए, मुस्लिम कॉन्फ्रेंस वाले पहले इनके मुखालफ थे, जम्मू कश्मीर पीपल पार्टी वाले सामने आ गए। तो अब ये सूरत हाल है कि उन्हें तकसीम करने के लिए, ख़ास तौर पे रावलाकोट को तकसीम करने के लिए हिकमत अमली ये है कि अब बिल्कुल आमने सामने हैं जम्मू कश्मीर पीपल पार्टी और अवामी एक्शन कमेटी, और किसी वक्त भी उनके दरमियान जो है वो अगर कोई अल्लाह ना करे तसादम हो सकता है या कोई बात हो सकती है, तो उसका ये नुकसान होगा कि ज़ाहिर गाजी मिलत के ख़ानदान के ऊपर अगर आप उस तरह हमलावर होंगे या कोई सख्त गिर मौक़िफ़ अपनाएंगे तो उसका रद्द अमल आएगा पूरी बेल्ट के अंदर। तो ये एक हिकमत अमली थी उनके साथ करने की। इस तरह पीपल पार्टी वाले उन्होंने अपना एक बंदा निकाल दिया, मुस्लिम लीग नून वाले निकाल। मैं पहले ये बात आप पहले ये बात समझने की कोशिश करें कि अनवारुल हक साहब ने अपनी सियासी चाल के जरिए ये अवामी एक्शन कमेटी में से निकल के, उसके बावजूद अगर अवामी एक्शन कमेटी ताकत के जोर पे, अपने लोगों के जोर पे आ जाती है, इसका मतलब ये है कि वो ख़त्म हो गए। पहले इस वजह से ये सियासी जमातें ला तल्लक थी कि जी मुस्लिम लीग नून, पीपल्स पार्टी, मुस्लिम कॉन्फ्रेंस, जम्मू कश्मीर पीपल पार्टी, अनवारुल हक साहब सारे लोग मिल के भी उसके बावजूद अगर अवामी एक्शन कमेटी है तो फिर ये है, लेकिन इनके पास ये तासर था कि जी ये इन लोगों को सपोर्ट कर रहे हैं। अब जब वो भी निकल आए हैं उसके बावजूद अगर अवामी एक्शन कमेटी है तो अनवारुल हक साहब ने सारी सियासी जमातों को एक हाथ के साथ फारग कर दिया और सबको जो है अपने लेवल पे ले आएंगे जिस लेवल पे वो खुद थे। अब जो इशू है कि अब इसका जो अब ऑप्शन क्या होता है, जब मुजफ्फराबाद में इफ्तिखार गिलानी साहब के या ख्वाजा फारूक साहब तो खैर पीटीआई में, इसी तरह मुख्तार अब्बासी साहब के लोग निकलेंगे और दूसरी तरफ जो है वो लोग निकलेंगे शौकत नवाज मीर साहब के, और इसका जो है वो ऐसा हिकमत अमली अपनाई जाए कि जी ये लोग इनके बाहर ना निकलें या इनके दरमियान जो है वो सख्त मौक़िफ़ हो या इनके दरमियान तसादम का ख़तरा हो। तो इस तरह ही तकसीम किया जा सकता है ना, आप अपने लोगों को निकाल के जी अपनी बड़ी जो है वो विजिलेंस करें। तो ये जो हिकमत अमली इसी तरह जैसे जिक्र किया इन्होंने कपलंदरी से सरदार अमान साहब को निकाल लिया गया है, डडियाल में नहीं, ये सियासी हिकमत अमली है ना, साजिश नहीं है। साजिश उन्होंने मुस्लिम लीग नून, पीपल पार्टी, जम्मू कश्मीर पीपल पार्टी और उनके अपनी सियासी जमातों के खिलाफ की है। ये तो उनका टारगेट था ना कि इन्हें तकसीम किया जाए। ज़ाहिर पीछे जनाब वाला वो कहते हैं ना, अब अनवारुल हक साहब के पीछे काफी अरसे से ये बात थी कि इनके पीछे जो है वो ख्वाजा मेहरान के खिलाफ या सरदार अमान के खिलाफ, ये अमान इनके खिलाफ वज़ीर-ए-आज़म की हिदायत पे एक्शन हुआ। एक तो ये बात है कि ख्वाजा मेहरान के खिलाफ कोई एक्शन नहीं हुआ। वो तो जो ईमान साहब जो हैं उनके वाले से उन्होंने देखे ना, आप और मैं इधर बैठे हुए हैं, ठीक है, उधर अनवारुल हक बैठे हुए हैं, ठीक है, तारिक फारूक साहब बैठे हुए हैं। सबको, सब फ्रीकैन को जो है वो ज़बान ऐसी इस्तेमाल करनी चाहिए। सरदार मोहम्मद हुसैन साहब के साथ अगर हम उनके हमदर्द ना भी हों, लेकिन एक जो है आज़ाद कश्मीर के सबसे सीनियर जो है वो पार्लियामेंटेरियन है उम्र के एतबार से, जो लोग पार्लियामान के अंदर मौजूद हैं, और सरदार मोहम्मद हुसैन साहब की उम्र जो है वो 90 साल से ज़्यादा है, और एक नौजवान जो है वो उन्हें किसी जानवर के साथ तशबीह दे या उनकी तौहीन करे, ये मुनासिब बात नहीं है। अमान साहब भी हमारे लिए बहुत काबिल एहतराम है। मैं ये कह रहा हूँ कि हमें जो है अल्फाज का चुनाव जो है वो ऐसा करना चाहिए कि जिससे लोगों की दिल आज़ारी ना हो। ये लाजमी नहीं है कि आप सरदार मोहम्मद हुसैन साहब अगर खड़े हो जाएंगे या मौलाना सईद यूसुफ साहब खड़े हो जाएंगे, डॉक्टर नजीब नकी साहब खड़े हो जाएंगे, तो फिर ये प्रॉब्लम होगा इन लोगों के लिए। लेकिन ये सरदार अमान साहब ने ऐसी नाज़ेबा गुफ्तगू की, अवामी एक्शन कमेटी ने एक्शन लेके उनके खिलाफ लिया एक्शन,
तो इसमें अनवर उल्लाह कहाँ से आ गया? मुझे सवाल ये नहीं पता कि उन्होंने एक्शन लिया या नहीं लिया, लेकिन डिस्टेंस क्रिएट होता ही है शहजाद राठौर साहब को, उन्हें तकसीम करना है आपने। अब किस तरह तकसीम करना है? अब ये देखें ना, अनवारुल हक की ये हिकमत अमली है कि किसी तरह उमर नज़ीर कश्मीरी को और शौकत नवाज मीर को अलग कर दे, इसी तरह जो उनकी कोर कमेटी है वो अलग हो जाए, ये वगैरह 28 रुकनी है, 38 रुकनी है, 30 रुकनी है, इनको आधो-आध कर दें, 3 हिस्सों में कर दें, 4 हिस्सों में कर दें, नेशनलिस्ट निकाल लें, किसी ना किसी तरह उस अवामी ताकत को तकसीम करके उसके ऊपर गलब वो हासिल कर लें, गलबा हासिल कर लें। ये उनकी हिकमत अमली है, दानिश है। अब ये देखना पड़ेगा कि 29, अब ये देखें ना कि आप अब दिन, अब काउंट डाउन है ना, आज 27 दिन रह गए हैं, अभी तक 27 दिन हो गए हैं। मेरे पास जो है वो अभी तक कोई ऐसी इतला नहीं है जिसकी आप और मैं और एजाज बादशाह साहब या कफील साहब तस्दीक कर सकें कि कोई बाज़ाब्ता इनके दरमियान कोई मुज़ाकरात हुए हैं, कोई बातचीत हुई है। हालांकि ये बातचीत करनी चाहिए थी ना, इसी तरह जो है ये एक्टिविटी करेंगे। अब ये देखना पड़ेगा कि अनवारुल हक साहब की हिकमत अमली क्या है, क्योंकि इससे पहले ये देखा जाता रहा है कि अनवारुल हक साहब को ये सूट करती थी पोलराइजेशन आज़ाद कश्मीर में, इंतशार अनवारुल हक को सूट कर रहा था, उसके इक़्तिदार को दवाम का बायस बन रहा था। अब जो है अनवारुल हक के इस जो अनवारुल हक की हिकमत अमली थी वो सब लोगों को पता लग गया है कि ये और करना वकार मिल के एक ऐसी वारदात करते हैं, लोगों को मुश्तिल करते हैं और कोई ऐसा करते हैं कि जी कल वो कर दे। या दूसरी ये बात है अनवारुल हक साहब की जो हिकमत अमली है पहले दिन से लेके आज तक, वो ये होता है कि जो लोग आज़ाद कश्मीर में आते हैं, आज़ाद कश्मीर में जो पाकिस्तान के अफसरान हैं, उन्हें वो एक तो ये बात है उन्हें पूरा एतमाद देते हैं कि हम आपके साथ हैं, जो ये करेंगे। वो ख़ास तौर पे जो वहाँ पे क्या कहते हैं कौम इस्लामती के लोग हैं, इससे पहले भी एक साहब थे जिनके साथ उन्हें पूरा मैंडेट दे के उन्हें वो मुस्तकबिल के सुहाने ख्वाब दिखा के उन्हें जो है वो ट्रैप करके कि जी सारी इक़्तिदार आपका ही है, ये है वो है, और उनसे उस वक्त रेंजर्स वाली गलती करा ली गई और उसके बाद खासा नुकसान हुआ। अब ये देखना पड़ेगा हर एक को जो है वो देते हैं कि जी एतमाद देते हैं और उसके बाद जो है वो वो खासा जो है वो ख़राब करते हैं। अब अनवारुल हक साहब इस बार, क्योंकि हर बार जो है मतलब जब मई आया था उस वक्त कोई और उधर तैनात था, जब दिसंबर आया उस वक्त कोई और तैनात था, अब जब ये सितंबर आ रहा है अब उधर कोई ये तीसरी पोस्टिंग आ रही है। तो अब ये देखना पड़ेगा कि इसमें उनकी क्या हिकमत अमली है, क्या अनवारुल हक साहब ने इनको भी उसी तरह ट्रैप कर लिया है कि जी वो अनवारुल हक साहब की एक चाल होती है ना कि बंदे को सर पे उठा लेना और कहना, याद है पहले तो वो फील साहब कहते होते थे कि ऊपर जो है वो पूरा दफ्तर दे देते होते थे कि आप ही हुक्मरान है, आप ही सारा कुछ है। उसके बाद जब वो पूरी तरह एतमाद में आ जाते हैं तो उसके बाद उनसे जो है वो उन्हें बता दिया जाता है कि जी पहले सबसे वो उनकी हिकमत अमली ये होती है कि ये अदालतों के ख़िलाफ़ बात करते हैं, सबको जो है वो चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट के ख़िलाफ़ करेंगे, कुछ जो उनको जजेस नहीं पसंद उनके ख़िलाफ़ करेंगे, जो साफ़ी नहीं पसंद उनके वाले। आप ये देखें कि पिछले जो साहब थे उनके ऊपर ये इल्ज़ाम लगाया, हमें बताया गया AKNS के इजलास में, ये उन्होंने कहा AKNS के लोगों से ये कहा गया कि मुझे जनाब वाला ऐसे इशारा करके कि उन्होंने जब फिर उन साहब का नाम लिया, मैं जब मुनासिब समझता कि उनके कहने पे हमने जम्मू कश्मीर के और बाकी अखबारात के इश्तिहारात बंद किए हुए। मगर ये उस तरह कहते थे, उस वक्त उन्हें कहते होते थे आपने चेयरमैन साहब ब्यूरो लगना है आप उनके पास चले जाए, आपने सर्विस ट्रिब्यूनल में लगना है आप उनके पास चले जाए, आपने कोई तरक्की लेनी है कोई प्रमोशन लेनी है उनके पास चले जाए। उनके पास था या नहीं था, लेकिन सारे इल्ज़ामात उनके ऊपर थे। अब भी अनवारुल हक साहब की ये हिकमत अमली होती है, अपना काम वो पूरा करा लेते हैं जो भी है। दूसरा ये अब एक जो है वो आर्डिनेंस जो है वो उन्होंने बाद में किसी के खाते में डाल दिया कि आर्डिनेंस हमने किया और बाद में वो जो दिसंबर में विड्रा किया। तो ये जो है उनकी हिकमत अमली अभी देखना पड़ेगा कि अनवारुल हक इस बार कैसे प्ले कर रहे हैं, और आया रवायती अंदाज से उसी अंदाज से जो सारे लोग हैं अनवारुल हक के ट्रैप में आ गए हैं, सारी सियासी जमातें, कौम इस्लामती के इदारे, चीफ सेक्रेटरी, IG, सारे लोग और जो सारे तबकात हैं आया अनवारुल हक के उस ट्रैप में आ गए हैं, जिस ट्रैप का अनवारुल हक जो लोग जानते हैं अनवारुल हक को वो किस तरह ट्रैप करते हैं लोगों को। तो ये एक बड़ी अहम बात होगी कि वो इन्हें कैसे इस्तेमाल करते हैं। आया उनके मुफाद में पोलराइजेशन है या इस बार पोलराइजेशन के बजाय मुझे लगता है कि उनके मुफाद में इस बार पोलराइजेशन नहीं है, वो बाकी सियासी जमातों का किरदार मज़ीद ख़त्म करके इन्हें जो है वो बहुत कमज़ोर और जलील करना चाहते हैं। और ये कहते हैं कि पहले मेरे तक कल्ले इल्ज़ाम से हूँ तो मेरा शाह गुलाम कादर भी है, फारूक हैदर भी है, यासीन भी है, सरदार अतीक भी है, हसन इब्राहिम भी है, ख्वाजा फारूक भी है, सारे हैं। तो ये एक जो है हिकमत अमली उसे देखनी पड़ेगी। अच्छा एजाज भाई साहब, जैसे आमिर साहब ने बात की बड़ी तफसील के साथ इन्होंने बात की, अब 29 सितंबर की जो कॉल है अवामी एक्शन कमेटी की, ये काफ़ी अर्सा पहले उन्होंने 3 महीने 4 महीने पहले इन्होंने एक डेडलाइन दी कि हमारे मुतालबात मंजूर किए जाए बसूरत दीगर 29 सितंबर को। हम ये 29 से 30 नहीं होगी, 29 ही होगी। हमने देखा कि जैसे अमर साहब ने भी कहा कि हुकूमत की तरफ से
कोई कदम नहीं उठाया गया और नज़र कुछ भी नहीं नहीं। आ रही उनकी, कोई नीयत भी नहीं नज़र आ रही वो कुछ इस पे करेंगे। अलबत्ता ये हुआ कि हुकूमत ने अंदिया दिया कि इसको सख्ती से निपटेंगे। इस दौरान आपने अवामी एक्शन कमेटी की तैयारियों को देखा, किस तरह धीरकोट में, किस तरह बाकी कस्बों में, शहरों में, छोटे छोटे इलाकों में इन्होंने किस तरह अपनी ताकत का मुजाहरा किया और उसको मुजतबा किया। फिर अरावलाकोट वाला क्लाइमैक्स हुआ, हमने देखा कि किस तरह वो अपनी बात मनवाने में कामयाब रही। तो क्या आप समझते हैं कि 29 सितंबर की काल आज़ाद कश्मीर में कोई बड़ा वाक़या रुनमा होगा और हुकूमत चाहती है ये? देखे ना, ये हुकूमत की जिम्मेदारी बनती है। राठौर साहब के 2 महीने पहले उन्होंने ऐलान किया था और हुकूमत कम अज़ कम अगर मुतालबात मानती नहीं है तो एंगेज तो कम अज़ कम करती ना। माजी के जो 2-3 इवेंट हुए हैं उसमें भी आपको ये नज़र आया है कि इसी तरह हुकूमत ऐलानात करती रही है कि ये ना वो कर देंगे, नहीं मानेंगे, फलां करेंगे। आखिर में दबाव में आकर उन्होंने मानते हैं माना। अब असल बात यही है कि अनवार अल हक साहब को पता है कि मेरा तो कोई स्टेक दाव पर है नहीं। उनकी तो वज़ारत उज़्मा क्यों नहीं स्टेक दाव? नहीं, कोई वज़ारत उज़्मा देखे ना, ये जो मुतालबात हैं अवामी एक्शन कमेटी, इसमें कहाँ किसी ने मुतालबा किया है कि उनको वज़ीर-ए-आज़म की पोस्ट से हटाया जाए, उनके खिलाफ अदम इत्मीनाद किया जाए, वो इस्तीफा दे दें, बुनियादी तौर पर मराहत और इस तरह की सारी चीजें, उनको चीजों को फायदा होता रहा है। शरीफ ने ये कहा कि अगर ये इस वक्त इन्हें हटाया तो लोग कहेंगे वो भी वो ये समझते हैं कि अवामी एक्शन कमेटी के हाथों आज़ाद कश्मीर का जो भी माहौल बनता है या ख़राब होता है, इसका नुकसान और फ़ायदा सारा का सारा ये 2-3 जो रवायती सियासी पार्टियां हैं इनको जाएगा। इसलिए अनवार अल हक साहब की हुकूमत ऐसा तर्ज अमल अपना रही है कि आखिर में जाकर सख्त, जब ये जो देखा ना, अनवार अल हक साहब तो ज़ाहिर है बासी चीफ एग्जीक्यूटिव बयान दे रहे हैं, अब ये फारूक अदर साहब भी बयान दे रहे हैं अवामी एक्शन कमेटी के खिलाफ, शाह गुलाम कादर साहब भी दे रहे हैं, पीपल्स पार्टी के कुछ लोग भी शायद दे रहे हैं, और हसन इब्राहिम साहब के जिनकी बात अभी अमर साहब कर रहे थे कि वो ज़्यादा बयान दे रहे हैं और ऐसे बयान दे रहे हैं जिससे पब्लिक फॉलोइंग उनको हासिल नहीं हो रही और ज़्यादा उनके अपने कारकुन छूट कर उनसे दूर हो रहे हैं। अब मैं समझता हूँ कि ये काबिल अमल सारी चीज़ें हो सकता है 29 चीज़ें फौरी एक ही मरहले में ना हों, लेकिन हुकूमत के जहन में हो सकता है प्लान ये हो कि कुछ आएंगे तो कुछ उनको मुतमईन करके भेज देंगे, या हो सकता है करीब जाकर कोई और मदाकराती ग्रुप बनाकर कोई एंगेज करने की कोशिश करेंगे। फिलहाल नजर नहीं आ रहा। हम तो कहते हैं ना कि मुजफ्फराबाद के फैक्ट फाइंडिंग कमीशन बनना चाहिए, रेंजर कैसे आए, लोग कैसे मरे, उनके FIR क्यों नहीं हुई, बाद में क्या हुआ, सारा कुछ। फिर ये जो एंट्री पॉइंट्स बंद हुए, अगर आपने पहले करना था तो आज हम उस वक्त कहते थे ना कि अगर आपने इस जो ऑर्डिनेंस है इसे अगर वापस लेना है पहले तो फिर 100 जूतियां और 100 घंटे खाने का इंतजार ना करें। हम आज भी कहते हैं अगर आपने इनके मुतालबात मानने हैं, इनके साथ बैठना है, बात करते हैं तो आज करें। फिर ये ना करें कि आप पूरा आज़ाद कश्मीर बंद कर दें और जब ये चल पड़े वो हो जाए। दूसरी ये बात है, इस बात की इंक्वायरी होनी चाहिए ना कि आखिर कौन सी रियासत है दुनिया में, आखिर ऐसे हालात दुनिया में होते हैं ना, कौन सी ऐसी रियासत है कि सिर्फ आप ये बताएं कि जहां का वज़ीर-ए-आज़म और वज़ीर दाखिला लोगों को मुश्तिल करता हो। मैं ये करते हैं ना, ये कहते हैं इनका बाप बंद करेगा, इनका दादा बंद करेगा, इनका ये बंद करेगा, इनके साथ ये करेंगे, हम पुंछ वालों के ऊपर FC चढ़ा वही गैर जिम्मेदाराना बयान फारूक अदर साहब दे रहे हैं, शाह गुलाम कादर साहब भी दे रहे हैं। हम जो है वो सिंध पुलिस ले आएंगे, ये को हम तो नहीं बात कर रहे हैं ना, वज़ीर-ए-आज़म बात करते हैं ना। मैं ये कह रहा हूँ ये और उनका जो वज़ीर दाखिला लोगों को मुश्तिल कर रहे हैं, तो फिर इन्हें ख्याल रहना चाहिए कि अभी ये जो इंडोनेशिया में हुआ, ये जो आलिया जो है वो बांग्लादेश में स्टूडेंट्स ने जो है ना वो सारा कुछ वो कर दिया, फिर ना कुछ बचा, कुछ भी नहीं बचा। ठीक है जी, इंडोनेशिया में उन्होंने मराहत खत्म करा दी ना, बाहर के दौरे भी खत्म करा दिए, गाड़ियां भी वापस ले ली। तो आया मकसद ये उस तरफ लेके जा रहे हैं, तो मैं ये समझता हूँ कि ये संजीदा बात है। आप 29 सितंबर को, एक तो ये बात है कि कोई ना कोई हुकूमत आज़ाद कश्मीर कोई ऐसी मिस हैंडलिंग कर सकती है, मुझे इस बात का खदशा मौजूद है कि हुकूमत आज़ाद कश्मीर या अनवार उल हक और उसका जो वज़ीर दाखिला, क्योंकि नॉन सीरियस है वज़ीर दाखिला भी उनके, तो कोई ऐसा वो काम कर सकते हैं जिससे 29 सितंबर जो है पहले ही आ जाए। नहीं, जो लाहौर से जो साहब आए वो ज्यादा जिम्मेदार है। नहीं, मैं कह रहा हूँ जो 29 सितंबर है ना, मैं ये कह रहा हूँ 29 सितंबर जो है ना, 29 सितंबर अगर इन्होंने मिस हैंडलिंग की और पिछला तर्ज अमल रखा, खासतौर पर वज़ीर दाखिला ने और वज़ीर-ए-आज़म ने और जो उनकी टीम है, इश्तिहाल दिलाया, तो 29 सितंबर का हमें ये खदशा है कि 29 सितंबर से पहले ये 29 अगस्त को होने वाली थी। ये तो मैं कह रहा हूँ ये दोबारा आ सकता है। अच्छा अमर साहब, अब हम बात करेंगे, आपसे सवाल करूंगा, राजा फारूक हैदर साहब, शाह गुलाम कादर साहब अक्सर तकारीर करते हैं कि जिस सिस्टम को खतरा है, निज़ाम को खतरा है, ये कौन से निज़ाम को खतरा है? कहीं ऐसी बात तो नहीं कि अवामी एक्शन कमेटी के खौफ से
इस्टेब्लिशमेंट आज़ाद कश्मीर में इलेक्शन ना कराने के बारे में सोच रही है? क्योंकि ये जो इलेक्शन होंगे तो प्रीमियर फेशी यही लग रहा है कि बादी नज़र में कि हुकूमत मुस्लिम लीग नून की आएगी, वज़ीर आज़म साहब शाह गुलाम कादर साहब होंगे या मुस्लिम लीग नून का कोई रहनुमा होगा। तो इनकी चीख पुकार की वजह यह है कि इनको लगता है कि अवामी एक्शन कमेटी के मॉब के खौफ से, इनकी अवामी ताकत के खौफ से इलेक्शन ना कराए जाए, कोई टेक्नोक्रेट सेटअप, कोई किसी किस्म का बुरी निज़ाम लिया जाए और इनकी हुकूमत दूर हो जाए। कि ऐसी बात है या कोई और वजह है? दो चीज़ें हैं। एक तो ये बात है कि मैंने उस दिन ये तजिया किया था, सबसे पहले तो इसके दादोशुमार चेक करने चाहिए। जो लोग आज़ाद कश्मीर के ज़िम्मेदार हैं, जो आज़ाद कश्मीर में रह रहे हैं या आज़ाद कश्मीर को देख रहे हैं, उन्हें सबसे पहले ये देखना चाहिए कि आज़ाद कश्मीर के दादोशुमार देखें क्या हो सकता है। आप अगर फारवर्ड कोटा से शुरू होकर वादी नीलम से चले जाएं, अगर आप ताऊबाट से लेके इफ्ताराबाद तक आ जाएं, तो अगर आप इलेक्शन के एतबार से देखेंगे तो लोग जो हैं वो पीपल पार्टी में भी हैं, नून लीग में भी हैं, जमात इस्लामी में भी हैं और तमाम सियासी जमातों में भी हैं और साथ अवामी एक्शन कमेटी में भी हैं। वो वोट देने के लिए, जैसे मौलाना जिस तरह मौलाना अताउल्लाह शाह बुखारी साहब कहते होते थे ना कि जी हमारे कहने को, उलमा इकराम के कहने के ऊपर लोग जो है वो रिश्ते दे देते हैं, जान दे देते हैं, कत्ल कर देते हैं, कर्जे माफ़ कर देते हैं, लेकिन वोट देने की बारी आती है तो वोट नहीं देते। यही सूरत हाल है आज़ाद कश्मीर में। मैं ये कह रहा हूँ कि यही सूरत हाल है आज़ाद कश्मीर के अंदर। मैं ये समझता हूँ कि जो मैंने ज़ाहिर हम अपने तौर पे, हो सकता है अवामी एक्शन कमेटी के दोस्त नाराज़ हों, हो सकता है कुछ कौम परस्त लोग नाराज़ हों, हो सकता है हुकूमत आज़ाद कश्मीर उस पर नाराज़ हो, क्योंकि उन्होंने डराने के लिए रखा हुआ है ना बहुत सारा चीज़ें कि जी ये हो गया वो हो गया। मैं ये समझता हूँ कि अवामी एक्शन कमेटी ने, एक तो ये बात है अभी तक इलेक्शन लड़ने का ऐलान नहीं किया, एक वजह ये है कि उनकी असल ताकत आपको अंदाज़ा नहीं हो सकती। अब ये जो माजरीन की नशस्तें ख़त्म करने का ऐलान किया, इसका मतलब है कि आज़ाद कश्मीर के अंदर 33 हल्कों में अगर वो इलेक्शन में जाते हैं तो वो ताकतवर हैं, वो समझते हैं कि 12 हल्के जो है वो ख़राब, एक इसको देखने की ज़रूरत है। लेकिन बज़ाहिर ये नहीं दिखाई देता कि अवामी एक्शन कमेटी जो है वो 2, 3, 4 हल्कों के ऊपर तो ताकतवर पोजीशन में हो सकती है, जहाँ पे उनके बड़े कद काट के लोग हैं या सफ़े अव्वल के लोग हैं, या वो भी ऐसी सूरत हाल है कि जो वो किसी को हरा देंगे, किसी को जिता देंगे, मगर उनकी असम्बली में जाने में, असम्बली में कामयाबी हासिल करने के अभी वो पोजीशन नहीं है। ये उन्हें उनके नाम पे डराया जा रहा है, धमकाया जा रहा है, ब्लैकमेल किया जा रहा है। और जहाँ तक शहजाद राठौर साहब निज़ाम को ख़तरे की बात है, तो मैं राजा फ़ारूक हैदर साहब और शाह गुलाम कादर साहब के मौक़िफ़ से इत्तफ़ाक़ करता हूँ कि कुछ ना कुछ जो है वो चीज़ें ऐसी हैं जिसकी वजह से अब ये सवाल उठना शुरू हो गए हैं कि जी आज़ाद कश्मीर में आप ये देखें ना, 3 रुपये की चीज़ें फ़तह करना शहजाद राठौर साहब कामयाबी नहीं होता, उन्हें हज़म करना कामयाबी होता है। ये अच्छी बात है कि इन्होंने 3-3 महीने 6-6 महीने के बाद का टाइम दिया है, क्योंकि वो सियासी कारकुन नहीं थे, उनके पीछे वो सोचे नहीं थे। अगर वो चाहते तो वो जल्दबाजी में, जैसे उन्होंने मई में फ़तह कर लिया था, दिसंबर में फ़तह कर लिया था, तो वो फिर जनवरी में भी कर सकते थे, लेकिन उन्होंने पहले 7 महीने इंतज़ार किया। वो 7 महीने से ज़्यादा भी इंतज़ार कर सकते थे। अगर अनवारुल हक साहब वो ऑर्डिनेंस ना लाते तो वो 7 महीने से ज़्यादा इंतज़ार कर सकते थे। अब ये जो है 9 महीने, और उसके बाद जो है आप ये देखें कि अगले साल जो है वो इलेक्शन का साल शुरू हो जाता है, तो इसकी टाइमिंग बड़ी जो है वो मैटर करती है, इस तारीख की टाइमिंग जो है वो बड़ी मैटर करती है, इसे देखना पड़ेगा। लेकिन ये सवाल उठने शुरू हो गए हैं कि आज़ाद कश्मीर की 25 लाख आबादी जो आज़ाद कश्मीर के अंदर है, उसके लिए सदर, वज़ीर आज़म, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, इलेक्शन कमीशन, 50 रुकनी काबीना, 1,30,000 सरकारी मुलाजमीन, मकसद 10 अजला के लिए जो है वो 50 डिप्टी कमिश्नर, 15-20 लाख तनख्वाहें, 5-5 लाख, 7-7 लाख पेंशन, 50 डिप्टी कमिश्नर हैं, 20 ग्रेड के जनाब वाला कमिश्नर लेवल के जो है वो 3 डिवीज़न है और 30 लोग जो है वो कमिश्नर लगने के अहल हैं। तो ये जो सारी चीज़ें हैं, इनकी मरात हैं, इनकी गाड़ियाँ हैं। फिर आप ये देखें कि वज़ीर आज़म जो है, साबिक़ वज़रा आज़म की अगर आप मरात देखें, उनके साथ 5-5 पुलिस एहलकार हैं। वो पुलिस एहलकार सड़क पे तो नहीं घूमेंगे, किसी गाड़ी में होंगे। इसका एक ड्राइवर भी है, वो ड्राइवर जो है वो गाड़ी जो है वो पेट्रोल भी खाएगी, वो भी आपके हमारे टैक्सेस से खाएगी। वज़ीर आज़म साहब और साबिक़ सदूर साहब जिस गाड़ी में बैठेंगे उससे भी कोई ड्राइव कर रहा होगा। फिर ये सारे जो बुजुर्ग हैं, इनके सारे नौजवान नहीं हैं, इनके जो है वो है, इनके जो हेल्थ इशूज़ हैं, इनके अंदरूनी बैरून मुल्क इलाज हैं, तो 50-50 लाख रुपये इनकी जो है वो, उसमें सबसे पहले तो हम ये कहते हैं ना, वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर खुद ये ऐलान करे कि जी मैं जो है अपनी हमेशा के लिए मराद जो है वो ख़त्म करने का ऐलान करता हूँ, वो बात करें ना जी। नहीं, वो कहते होते हैं ना कि जी कश्मीर और तनख्वाह लेना अलग, नहीं मैं कह रहा हूँ वो सबसे पहले ये ऐलान करें ना। गवर्नेंस और करेक्टर का ये मुजाहरा है कि वज़ीर आज़म कहें कि जी मैं ये लिख के दे रहा हूँ कि मुझे जो है ये मरात नहीं चाहिए जो साबिक़ वज़रा आज़म को हासिल है। यहाँ से वो काम शुरू करें। इस तरह जो है वो खुद जो बड़े बड़े लोग हैं, कल भी एजाज बाजी साहब ने इसके ऊपर ये तजिया वो दिया था कि जी ये खुद लोग अपनी मरात से विड्रा हो जाएं, जो बड़े लोग
लोग हैं या मखसूस मरात लें, इस तरह जो है वो साबिक मेम्बरान असम्बली को जो है वो 1,31,000 रुपये जो है वो पेंशन मिलती है, चाहे वो एक टेन्योर के लिए रहे हों या 10 बार रहे हों, तो उन्हें भी तायात हैं। जब वो नहीं होते, उनके बच्चों को हैं, उनकी जो है वो मेडिकल के इश्यूज़ हैं। तो ये बहुत सारे संजीदा इश्यूज़ हैं जिनके ऊपर जो है हुकूमत आज़ाद कश्मीर खुद जो है वो करे। लेकिन आज़ाद कश्मीर के निज़ाम को मैं ये समझता हूँ कि वाकई खतरा है। अच्छा एजाज भाई साहब, जैसा कि अमर साहब मेरे नज़दीक अमर साहब ने तो ये कहा ना कि खतरा उस तरह का नहीं है, किसी और तरह का है। आप ये देखें कि ये जो लोग अवामी एक्शन कमेटी का काम 2021 के बाद हुआ, पहले ये पिछले इलेक्शन में नहीं थी। जिन लोगों ने वोट दिए पीपल्स पार्टी को, नून लीग को, बाकी सारी जमातों को, वो सारे लोग अवामी एक्शन कमेटी का, आप भिंबर में देख लें, आप नीलम में देख लें, आप किसी भी ज़िले किसी भी शहर में देख लें, हज़ारों लोग अवामी एक्शन कमेटी की कॉल पे निकलते हैं। इवन के जब आप देखते हैं कि बिलावल भुट्टो आज़ाद कश्मीर आए, मियां नवाज शरीफ आज़ाद कश्मीर आए, इवन बेनज़ीर भुट्टो आज़ाद कश्मीर आए, तो इतने लोग इकट्ठे नहीं हुए जितने अवामी एक्शन कमेटी की कॉल पे बाहर निकलते हैं। तो अब जब ये वोट डालने जाएंगे, जब इन लोगों को ये शऊर भी सोशल मीडिया की वजह से और अवामी एक्शन कमेटी के रहनुमाओं की तकरीरों की वजह से भी आ चुका कि इनके वसाइल पे जो काबिज लोग इनके वसाइल को लूट रहे हैं, तो क्या इस बार वो वोट, वो पीरों वाली बात होगी, पीरों फकीरों वाली के पीरों फकीरों के कहने पे रिश्ते दे देंगे, वोट नहीं देंगे, तो क्या अवामी एक्शन कमेटी ने इनको इतना बाशऊर नहीं किया कि वो वोट भी दे देंगे इनके कहने पे? ये देखे ना राठौर साहब, यही असल बात है। अमर साहब ने जो एक पूरी वो बताया, ब्रीफिंग दी है, ये हुकूमत बरकरार, ये हुकूमती निज़ाम बरकरार रहेगा, आपका और मेरा एक आम आदमी का राइट ऑफ वोट भी बरकरार रहेगा। खतरा किस चीज़ को है? इनकी औलादों की जो स्पेस थी, मुख्तस हो गया था निज़ाम, उसको खतरा है। ये जो 40-40, 50-50 वजीर बनाकर चलते हैं 53 की असम्बली में, इन पर अगर पाबंदी लगाकर को 8-10 पर तादाद आ गई तो ये उनको खतरा है, उसमें उनके गुलछरे खत्म हो जाएंगे। असम्बली मेम्बरान पंजाब का कोटा अगर और रसूल नाफज किया जाए तो आज़ाद कश्मीर असम्बली के मेम्बरान की तादाद कोई 20-25 से ज़्यादा नहीं बनती। आपने 53 रखे हुए हैं और उनमें 8 ऐसे लोग बैठाए हुए हैं, 8 ऐसे लोग बैठाए हुए हैं जिनको आवाम वोट ही नहीं देती सिरे से। उनको भी पेंशन देते हैं, उनको भी मराद देते हैं, उनको भी वजीर बनाते हैं, वो इनको ब्लैकमेल करते हैं। हुकूमत तोड़ने और बनाने में उनका भी एक पूरा आईनी रोल इन रखा हुआ है। एक बंदा, आप मुझे बताएं, एक बंदा 10-10 लाख रुपए की साबिक वज़ीर आज़म की हैसियत से इससे भी ज्यादा पैसों की मराद ले रहा है। वे शाह गुलाम कादर साहब पिछले 3-4 दिन से बार बार बात कर रहे हैं कि ये अवामी एक्शन कमेटी उन लोगों के खिलाफ बात क्यों नहीं करती जो 18 लाख और 23 लाख रुपए पेंशन ले रहे हैं। ये नया इंकशाफ है। ये कौन लोग हैं? ये जुल्म है। साबिक जजेज होंगे, ये जुल्म नहीं है तो क्या है? इस निजाम को खतरा है। कोई हुकूमत निजाम, मैं कहता हूं इस निजाम को आप ठीक कर दें। राठौर साहब, राठौर साहब निजाम ठीक कर दें तो आप हमारा जो सदर है उसका नाम गवर्नर रख दें, बेशक हमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आप हमारा निजाम ठीक कर दें तो आज़ाद कश्मीर के वज़ीर आज़म का नाम वज़ीर आला रख दें, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आज़ाद कश्मीर में वज़रा का नाम मशीर रख दें, आप कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये जो कौमी वसाइल आप तबाह बर्बाद कर रहे हैं, एक रियासत के जासा देकर लोगों को फ्रॉड करके इसको निज़ाम को बंद करें, छोटी सी हुकूमत बनाएं, सिस्टम ठीक करें। ये 10 तहसीला और ये 36 तहसीलें और ये पता नहीं क्या तमाशा इन्होंने सरकारी मुलाजमीन भर्ती करने को निकाला हुआ है। 10 जिले हैं और 30 DC बैठे हुए हैं आज़ाद कश्मीर में। 10 जिला में 10 के बजाय 30 SB बैठे हुए हैं, 3 डिवीजन है और 10 कमिश्नर, 10 DIG बैठे हुए हैं। जुल्म है या नहीं है सर? आप मुझे बताएं। जुल्म है। इस निज़ाम को आप बंद करें तो आप समाप्त करें तो उस निज़ाम को कोई खतरा नहीं होगा। यूनाइटेड नेशन की करारदादों के तहत पाकिस्तान इस बात का पाबंद है और भारत के अपने ज़ेरे कंट्रोल कश्मीर के इलाकों में वही निज़ाम नाफज करेंगे, हुकूमती निज़ाम नाफज करेंगे जो अपने नाफज है और लोगों की ख्वाहिशात के मुताबिक। ये सेटअप कहीं नहीं जाएगा, ये इधर ही रहेगा। हाँ, मसला कश्मीर पर जो दुकानदारी इन्होंने खोली हुई थी ना, वो बंद होने का खतरा है, जिसकी वजह से इन्होंने शोर डाला हुआ है। मुस्लिम लीग नून वालों को नजदीक आ रहा, पता लग रहा था कि हुकूमत हमारे करीब आ रही है, ये तो अनवार लाख कहीं अंदरूनी खाना मिलकर गड़बड़ कर रहा है हमारे खिलाफ, तो उन्होंने शोर डाला हुआ कि निज़ाम को खतरा दरपेश आ गया है। निज़ाम को खतरा, वो कौन सा निज़ाम को खतरा है जी? आप अपनी मराद छोड़ने के लिए तैयार नहीं है, आप अपनी पेंशन छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। आपने सेक्रेटरियों की तनख्वाह 2 लाख रुपए के बजाय 8 लाख रुपए की मराद दे रहे हैं उनको। एक सेक्रेटरी एक गाड़ी की ज़ाहिर इंटाइटलमेंट है और 4 गाड़ियां उसके घरों में खड़ी हैं। इस निज़ाम को खतरा है।
आपके और मेरे राइट ऑफ वोट को कोई खतरा नहीं है, शहजाद साहब, आजाद बात- कश्मीर की मैं कह रहा जोग्राफी हूं, को कोई खतरा नहीं मैं है। कह रहा हूँ एजाज भाई साहब जो है वो और दादोशुमार बता रहे हैं। निज़ाम को ख़तरे से मुराद दो तरीके होते हैं। एक तो ये बात है कि मौजूदा सेटअप को ख़त्म कर दिया जाए और कोई इंटरम सेटअप लाया जाए, दफ़ा 56 का एक ये इस्तेमाल हो किया सकता है। जाए और और इलेक्शन दफ़ा ना 56 करवाई शहजाद जाए। साहब दफ़ा 56 जो है वो उसी तरह आइन के अंदर मौजूद है जिस तरह आइन का आर्टिकल 7 है और बाकी हैं जिसके जिस तरह 50 है, जिस तरह हर 41 एक जो है उसके लिए मखसूस हालात हैं, उसके बगैर नहीं लग मखसूस सकते। हालात तो है ना जी, वो मखसूस हालात नहीं है अभी, कोई नहीं। हालात फिर 29 तक पैदा हो कोई नहीं, जाएंगे। आजाद कश्मीर की हुकूमत बगावत कर दे, नहीं, सालमीद पाकिस्तान के खिलाफ काम शुरू कर दे, तब नाफज हो सकते हैं, नहीं नाफज हो शहजाद सकते। साहब एक तो ये बात है, नहीं लग सकती। दूसरी ये बात है कि जी अगर इस निज़ाम के तहत जो है वो हटा दिया जाए, इस को क्या कहते हैं दफ़ा 56 लगा दिया। दफ़ा 56 ऐसे ही है जैसे हुकूमत पाकिस्तान देखे आइन के, पाकिस्तान के 1973 के आइन में वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान का रोल नहीं है। शहबाज शरीफ साहब कश्मीर कौंसिल के चेयरमैन पाकिस्तान के आइन के तहत नहीं है। पाकिस्तान के आइन के पहले सफ़े पे लिखा हुआ है कि आज़ाद कश्मीर उसका हिस्सा नहीं है। जो है वो सूबा पंजाब है, KPK है, सिंध है, बलूचिस्तान है, फेडरल कैपिटल टेरिटरी है, ठीक है जी। मगर ये जो है दफ़ा जैसे चीफ इलेक्शन कमीशनर वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान ने लगाना है, जजेस लगाने हैं, सुप्रीम कोर्ट, ये सारे का सारा आइन में लिखा हुआ है। इसी तरह इसी आइन में दफ़ा 56 भी लिखा हुआ है, ठीक है जी। अब इशू ये है कि अगर इस तरह का होता है उसमें या तो होना कि दफ़ा 56 लगने से जजेस की पेंशन ख़त्म हो जाए, वज़ीरों की वो क्या कहते हैं MLAs की जो है पेंशन ख़त्म हो जाए, साबिक़ सदर और वज़ीर-ए-आज़म की जो है अमरात ये कुछ ख़त्म नहीं होंगी। वक्ती तौर पे उस वक्त तक निज़ाम को सस्पेंड कर दिया जाता है और एक इंटरम सेटअप या टेक्नोक्रेटिक सेटअप लाया जा सकता है जिसके ऊपर, तो इस तरह की बहुत सारी बातें तजावीज़ दे रहे हैं। अवामी एक्शन कमेटी दफ़ा 56 लगने के बाद खामोश होकर बैठ जाएगी। दफ़ा 56 लगने के बाद वो क्या ऐसा तो नहीं होगा, नहीं है उनके तो बुनियादी मुतालबात हैं, वो दफ़ा 56 के लिए काम नहीं कर रहे, वो फंडामेंटल, वो बुनियादी राइट्स के लिए काम कर रहे हैं, करना चाहिए। दूसरी ये बात है शहजाद ठोर साहब के दफ़ा 56 लगने की सूरत में मैं ये समझता हूँ कि शायद अवामी एक्शन कमेटी, मुस्लिम लीग नून, पीपल्स पार्टी, नहीं अवामी एक्शन कमेटी, मुस्लिम लीग नून, ये सारी पार्टी शामिल हो जाएंगी, इकट्ठे हो जाएंगे, ये सारी पार्टियां भी शामिल हो जाएंगी उस दफा। बहुत शुक्रिया अवामी एक्शन कमेटी और मजबूत होकर सामने बहुत आएगी। शुक्रिया एजाज भाई साहब, इस पर तफसीली बात करेंगे। नाज़रीन ये था आज का प्रोग्राम। आज के प्रोग्राम में हमने आखिर में थोड़ी सी बात की दफ़ा 56 के हवाले से। इंशाअल्लाह ताला जल्द आपकी खिदमत में एक प्रॉपर प्रोग्राम पेश करेंगे। क्या दफ़ा 56 इस वक्त मौजूदा हालात में आज़ाद कश्मीर में अप्लाई हो सकती है, इसके कितने इम्कानात हैं। आज हमने बात की जो बाबर अली ज़ुल्करनैन, जो राजा ज़ुल्करनैन साहब के साहबजादे, उन्होंने किस तरह वज़ीर-ए-आज़म चौधरी अनवारुल्लाह के ख़िलाफ़ अपने तहफ़्फ़ुज़ात का खुलकर इज़हार किया, मुखालफत का ऐलान कर दिया। इसके अलावा दीगर इशूज़ पर भी हमने बात की। नाज़रीन यह था आपका प्रोग्राम। कमेंट सेक्शन में आपके कमेंट्स का इंतज़ार रहेगा। जल्द आपकी खिदमत में दोबारा हाज़िर होंगे। अल्लाह हाफ़िज़।